एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखते हैं सानमी और ओबनाई जो कि एक कैसल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो कैसल बहुत ज्यादा पुराना होता है और पुराने समय के लॉर्ड्स उसको यूज करते थे अपने बेसिस की तरह। तो सानमी कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब डीमंस अपने आप को लॉर्ड समझते हैं और पुराने कैसल्स यूज करते हैं। इस सीन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि डीमंस बहुत सारे गाँव के लोगों को इसी कैसल की तरफ लेके जा रहा होता है। तो यहाँ पे पहले अपॉइंटेड डीमन स्लेयर और गांव वाले मदद कर रहे होते हैं सानमी और ओबनाई की उस कैसल तक पहुंचने के लिए और एक डीमन को ट्रेस डाउन करने के लिए जिसके पास एक और बंदी ऑलरेडी होती है। उसके पीछे पीछे वो लोग कैसल के अंदर घुस जाते हैं, पर वहाँ पे बहुत सारे डीमंस थे। उन डीमंस को एक एक करके सानमी और ओबनाई काटने छाटने लगते हैं। इसी बीच वो कहते हैं कि तुम दोनों यानी कि बाकी बचे हुए दोनों लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम दोनों केवल हमारे रास्ते में आने वाले हो। तो वो दोनों वहाँ से चले भी जाते हैं। फिर क्या, फिर दोनों हाशिरा पीछा करने लगते हैं उस डीमन का जिसके पास वो वाली लड़की होती है। पर उनके रास्ते में कंटिन्यूअसली बहुत सारे डीमंस आते जा रहे होते हैं। वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ब्रीदिंग फॉर्म्स का अलग अलग फॉर्म यूज करके उनको मारने काटने छाटने लगते हैं। अब तक उस डीमन को भी ये रियलाइज हो चुका होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी डीमन स्लेयर्स नहीं है क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बताती है कि ये जरूर हाशिरा होंगे। तो फिर वो उस बंदी को लेके उस कैसल के बाहर छत पे जाने लगता है। उसके पीछे सानमी और ओबनाई भी आने लगते हैं। तब तक और डीमन आ जाते हैं तो ओबनाई नीचे ही रुक जाता है, सानमी ऊपर जाने लगता है। उसके सामने फिर से और डीमन आ जाते हैं। वो फिर से अपनी ब्रीदिंग फॉर्म यूज करता है। तब तक डीमन कहता है कि अगर ये लड़की लेने के लिए तुम इतने ही व्याकुल, इतने ही विचलित, इतने ही तरबतर हो तो ले क्यों नहीं लेते इस लड़की को। इसके बाद वो उठा के फेंक देता है लड़की को। उसको ओबनाई कैच करते हुए ऊपर आता है। तब तक वो डीमन भी नीचे कूद जाता है। फिर उसके पीछे पीछे वो दोनों भी कूदते हैं तो उनके सामने आ जाता है इन्फिनिटी कैसल। वो देख के इन लोग की फट जाती है क्योंकि उन्होंने आज तक ये तो देखा नहीं होता है। फिर हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है और हमको दिखाई जाती है कनाओ जो कि अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद बटरफ्लाई मैंशन के पास वापस लौट रही होती है। लौटते ही उसको मिलती है शिनोबू। शिनोबू कहती है कि तोकितो, तांजिरो और मित्सुरी दो अपर रैंक को हरा के वापस आ चुके होते हैं और अब वो भी एक बहुत बड़ा प्लान बताने वाली है कनाओ को जिससे कि वो एक और अपर रैंक को हरा पाएंगे। अब किबुत्सुजी मुजान को पता है कि नेज़ुको ने सन को कॉन्कर कर लिया है तो किबुत्सुजी मुजान उसके पीछे जरूर लगने वाला है। फिर एक और बार सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है स्वॉर्डस्मिथ विलेज और हमको सारी की सारी चीजें दिखाई गई होती हैं कि कैसे वो अनफोल्ड होती हैं, कैसे वो लोग अपर रैंक 4 और अपर रैंक 5 को हराते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है तांजिरो जो कि 7 दिन से बेहोश पड़ा होता है और वहाँ पे गोटो नाम के एक काकुशी से बात कर रहा होता है। गोटो बताता है कि कैसे बाकी सारे लोग 3 ही दिन में उठ गए होते हैं, बाकी सारे मतलब दोनों हाशिरास। इसीलिए तांजिरो उन दोनों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है पर गोटो इम्प्रेस होता है तांजिरो से क्योंकि 7 दिन में भी उठना कोई स्मॉल फीट नहीं होती है। इस समय तांजिरो उठने के बाद से घपाघप खाया जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको बनना था मित्सुरी जैसे, क्योंकि मित्सुरी बहुत ज्यादा खाती है इसलिए वो भी बहुत ज्यादा खाता है। फिर हमको दिखाई जाती है डीमन स्लेयर कॉर्प्स की मीटिंग। वहाँ पे सारे हाशिराज आ गए होते हैं। सबसे लास्ट में सानमी और ओबनाई आते हैं अपना लास्ट मिशन कंप्लीट करके। वो लोग दुखी होते हैं कि उनको किस लिए कोई भी अपर रैंक मिलता नहीं है। वो लोग वेट कर रहे होते हैं मास्टर कागेया का, पर उसकी बजाय उनकी पत्नी अमाने आ जाती हैं। अमाने बताती हैं कि कागेया बहुत ज्यादा बीमार हैं, इसीलिए उनको हमसे ही काम चलाना पड़ेगा। फिर वो बताने लगती हैं डीमन स्लेयर मार्क के बारे में। तो बेसिकली बात ऐसी है कि सेंगोकू पीरियड में जो पहले डीमन स्लेयर्स थे उनके ऊपर ये मार्क अपीयर हुआ था और ये मार्क अपीयर होने के बाद लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर क्योंकि डीमन स्लेयर्स को ये नहीं पता था तो पूछने लगते हैं कि हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया, जिसपे अमाने कहती है कि ये बात हमको भी बहुत क्लियरली नहीं पता थी, ये बस एक डायरी में एक बुक में मेंशन है जो हम आपको आज बता रहे हैं। तो बात ऐसी है कि अगर किसी एक बंदे के ऊपर ये मार्क अपीयर हो जाता है तो बाकी लोगों के ऊपर भी अपीयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और तुम्हारी जनरेशन में सबसे पहले ये मार्क अपीयर हुआ है तांजिरो कामाडो के ऊपर। पर कामाडो को नहीं पता है कि ये मार्क कैसे अपीयर हुआ। जब हमने उससे पूछा तो फिर वो उगा बुगा बोल रहा होता है। इसलिए आप दोनों यानी कि हाशिराज बताएं ये मार्क कैसे आता है। तो मित्सुरू भी तांजिरो की तरह उगा बुगा करने लगती है। फिर बात आती है तोकितो की। तोकितो बताता है कि उसको बहुत क्लियरली याद तो नहीं है कि मार्क कैसे आया था, कब आया था या आया था भी नहीं, पर फिर भी उसको ये याद है कि उस समय में उसकी हार्ट ब्रीथ 200 बीट पर मिनट से ऊपर हो गई थी। उसका दिल, उसकी बॉडी में पूरी से आग लगी हुई थी। उसकी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का था जो कि बहुत ज्यादा हॉट होता है। मतलब वैसा वाला हॉट नहीं, मतलब हो भी सकता है पर वो 14 साल का बच्चा है। एनीवेज मूविंग ऑन। फिर उसके अंदर बहुत सारी मेमोरीज फ्लड इन होती हैं और उसके बाद वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मे बी इसी के बाद उसके पास ये मार्क अपीयर हुआ होगा। ये सुनने के बाद शिनोबू कहती है कि ये तो बहुत खतरनाक टेम्परेचर्स हैं।
एनीवेज, ये बोलने के बाद वहाँ से कट लेती है और वहाँ से जाने लगता है ग्यू भी। उसके ग्यू को जाता देख सानमी गुस्सा आ जाता है। ग्यू कहता है कि मैं तुम लोगों से अलग हूँ, जिसपे सानमी कहता है तुम खुद को सबका बाप समझते हो क्या? जो भी कुछ होता है तब तक वहाँ पे ग्योमी ताली बजा देता है। उसकी ताली से सबकी कवाली बज जाती है और सब लोग वापस वहीं पे बैठ जाते हैं सिवाय ग्यू के, जो कि वहाँ से उठ के जा चुका होता है। फिर वापस सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है जेनित्सु। जेनित्सु वापस आ चुका होता है और उसके वापस आते ही उसके सामने आ जाती है नेजुको। नेजुको को देख के वो खुशी से पागल हो जाता है। वही पहली बार तो उसने नेजुको को दिन में देखा होता है और उसके अलावा नेजुको उसको देखते ही वेलकम बैक बोल देती है। और ये बात सुनने के बाद कैसे भी एक आदमी जो एक लड़की से प्यार करता है वो पागल ना हो, तो ऐसे ही हमारा प्यारा जेनित्सु भी प्यार में पागल हो जाता है। पर इससे पहले वो कुछ और कर पाए तब तक नेजुको बोल देती है कि वेलकम बैक इनोस्के। ये सुनने के बाद वो गुस्सा आ जाता है और वो कसम खा लेता है कि आज इनोस्के को मार ही डालेगा। फिर हमको एक फ्लैशबैक में बताया जाता है कि कैसे इनोस्के ने नेजुको को अपना नाम लेना सिखाया था। फिर हमको दिखाया जाता है हानेजुगा, जो कि वापस लौटा होता है तांजिरो के पास उसको तलवार देने के लिए। वो उसको तलवार देते हुए बताता है कि ये तलवार बहुत ज्यादा कमाल की है, इसकी स्टील बहुत ज्यादा कमाल की है, तो इसको चलाने वाला भी बहुत ज्यादा कमाल कर रहा हो। और उस तलवार की हिल्ट पे उसने रेंगोकू का फ्लेम भी लगा दिया होता है। फिर आगे वो बताता है कि इस ब्लेड पे स्ले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डीमन स्लेयर रैंकिंग टाइम से भी पुराना का है, क्योंकि अब लिखा होता है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल डीमंस। इसका मतलब ये तलवार बहुत ही ज्यादा पुरानी और बहुत ही ज्यादा कमाल की है। फिर तांजिरो कहता है कि मुझे तो नहीं याद किस पे स्ले कब लिखा था। पे वो वापस कहता है तुम लोगों ने मुझे इसको फिनिश करने का टाइम ही कब दिया था। ये बोलने के बाद वो तांजिरो के ऊपर गुस्सा आने लगता है। फिर गुस्सा आने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और तब तक खिड़की तोड़ के वहाँ पे इनोस्के आ जाता है। इनोस्के बताता है कि हाशिरास की कोई ट्रेनिंग होने वाली है। वहाँ बगल में गेन्या भी लेटा होता है, जिसको अपना अलग कमरा चाहिए होता है इन लोगों के कारण। फिर हमको हाशिरा में वापस मीटिंग दिखाई जाती है। वहाँ पे सिर्फ 6 हाशिरा होते हैं क्योंकि ग्यू वहाँ से जा चुका होता है। वो कहते हैं कि 3 दिन में ट्रेनिंग शुरू करते हैं और इस ट्रेनिंग में वो पुराने हाशिरा उजुई को भी बुलाने वाला होता है। फिर हमको तोमियो का ग्यू दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा होता है। फिर हमको एक बार वापस बात दिखाई जाती है जेनित्सु और तांजिरो के बीच में। वो बताते हैं, तांजिरो बताता है कि कैसे एक हाशिरा ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। फिर जेनित्सु गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम तो यहाँ पे पड़े हुए हो, तुम क्या जानो, मैं तो मिशन से लौट रहा हूँ। फिर वो गुस्सा के जब जाने ही लगता है तो तांजिरो उससे कहता है कि थैंक यू सो मच, क्योंकि तुम्हारी सिखाई हुई थंडर ब्रीदिंग के कारण ही वो हरा पाया था एक अपर रैंक को। ये बात सुनने के बाद वापस खुश हो जाता है जेनित्सु, मतलब जेनित्सु तो जेनित्सु है। फिर हमको दिखाया जाता है उजुवी। उजुवी आया होता है अपनी 3 पत्नियों के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। ये लोग इधर ट्रेनिंग करेंगे, वो उधर ट्रेनिंग करेगा, मतलब समझ ही जाइए। फिर हमको बारी बारी बताया जाता है कि कैसे किसकी क्या ट्रेनिंग होगी। उजुवी की बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग के बाद ये लोग जाएंगे तोकितो के पास जो कि शॉर्ट स्विच की ट्रेनिंग करवाएगा। फिर उसके बाद मित्सुरी जो कि फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग कराएगी, सानमी जो कि रिलेंटलेस स्ट्राइकिंग की, और भी बहुत कुछ। इसके बाद हमको दिखाया जाता है एक क्रो लेके आया होता है तांजिरो के पास एक चिट्ठी। उस चिट्ठी पे मास्टर कागया ने लिखा होता है कि वो जाके बात करे ग्यू से और उसको वापस लेके आए हाशिरा ट्रेनिंग के लिए। फिर एक और बार सीन कट होता है और इस बार हमको दिखाई जाती है लेडी तामेयो। लेडी तामेयो की खिड़की के ऊपर एक और क्रो होता है। वो क्रो भी एक और मैसेज लेके आया होता है मास्टर कागया का। बेसिकली मास्टर कागया उसको वहाँ पे चाहते थे अपने डीमन स्लेयर कॉर्प्स के साथ, ताकि वो उनकी मदद कर सके डीमंस को मारने और हराने के लिए। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है योशिरो, जो कि तामियो का बॉयफ्रेंड है, मतलब है तो बॉयफ्रेंड ही, और वो साफ सफाई कर रहा होता है। तभी उसको नीचे से कुछ आवाजें आती हैं और वो आवाजें सुन के लेडी तामियो की तरफ बढ़ने लगता है। हमको पता चलता है कि लेडी तामियो बात कर रही होती है क्रो से। उस क्रो को भेजा होता है उबयाशी ने। उबयाशी यानी कि वही बंदा जो सारे डीमन स्लेयर्स का मास्टर है। वो बंदा तामियो के पास क्रो इसलिए भेजा होता है क्योंकि वो चाहता था कि तामियो उसको ज्वाइन करे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में, ताकि वो लोग रिसर्च कर सके मिलके नेजुको के बारे में और बाकी डीमंस के बारे में। वो क्रो बताता है कि उनके पास एक और लड़की है जो कि बहुत ज्यादा स्किल्ड है डीमंस की एनाटॉमी पे, यानी कि शिनोबू, और वो आपके साथ मिलके काम करना चाहेगी। उसके बाद तामियो पूछती है कि योशिरो कहाँ है, जिसपे वो क्रो कहता है चिंता मत करिए, आपको उसकी आवाज सुनाई दे रही है, वो आ रहा है। और फिर उसके बाद वो आ भी जाता है। जाते जाते वो क्रो बोलता है कि मैं आपके फेवरेबल रिस्पॉन्स का वेट करता रहूंगा। फिर उसके बाद योशिरो नीचे आता है और तामियो से पूछने लगता है कि क्या। लेडी तामियो बताती है कि इस बार अलग बात है, हमको जाना होगा उबयाशी मेंशन में, क्योंकि नेजुको ने सन को कॉन्कर कर लिया है और अब मौका है मुजान को हराने का। अब बहुत बड़ी वेव आने वाली है, इसीलिए वो अपनी सारी रिसर्च को कंपाइल करने लगती है ताकि वो अपनी सारी रिसर्च को एक साथ लेके जा सके, और कहती है कि मेरी मदद इसमें तुम भी कर देना योशिरो। फिर हमको दिखाया जाता है तांजिरो जो कि लेटर पढ़ रहा होता है उबयाशी का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे उबयाशी सबसे कनेक्टेड है, एक रियल मास्टर का रोल वो निभा ही रहा है। तो उस लेटर में लिखा होता है कि तांजिरो तुम कैसे हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे जो वुंड्स है वो बहुत अच्छे से हील हो रहे होंगे। मेरी हालत बहुत खराब है और मुझे एक्सेप्ट करते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए बंदा कितना काइंड है कि वो खुद नहीं हिल पा रहा है, पर वो सबसे पहली लाइन ये बोलता
है कि तुम्हारे वुड्स कैसे हैं। फिर उसके आगे वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम गियू यानी वाटर हाशिरा से जाके बात करो। गियू हमेशा बहुत ज्यादा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहता है, प्लीज तुम उससे जाके बात करो और उसको भी ट्रेनिंग में इंक्लूड करो। और लास्ट में वो कहता है कि प्लीज परसिस्टेंट रहना अपनी बात को लेके, यानी कि मतलब जब तक उसको मनवा मत लेना तब तक वापस मत आना। जिसके बाद तांजिरो सोचता है कि बिल्कुल ऑब्वियसली ये काम तो मैं करूंगा ही। अगले दिन जब तांजिरो सुबह उठता है तो वहाँ पे आओई झाड़ू लगाती रहती है। आओई तांजिरो को उठता हुआ देख के बोलती है कि तुम ट्रेनिंग करने जा रहे हो, तुम्हारे तो पैर टूटा हुआ है। जिसपे तांजिरो कहता है ऐसा नहीं है, मुझे एक आदमी से मिलने जाना है, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो उससे उसकी मदद मांगता है। वो कहता है कि आपको क्या लगता है अगर कोई आदमी बहुत ही नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, जिसको लगता है कि उसके साथ कोई नहीं है जबकि उसके साथ लोग हैं, तो उसको वो यकीन कैसे दिलाए कि उसके साथ लोग हैं। जिसपे वो बैठ के बात करने लगती है और बोलती है कि तुम उससे प्यार जता सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। फिर उसके बाद वो कहती है पर वेट करो तांजिरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। फिर उसके बाद वो राइस बॉल लेके आती है और वो कहती है कि राइस बॉल्स यानी कि पेट भरने के बाद तो वो जिससे भी मिलने जा रहा है उसके लिए उसको राइस बॉल्स लेके जाना चाहिए। फिर तांजिरो राइस बॉल्स लेता है और चला जाता है वहाँ से निकलने के बाद वो गियू के घर के बाहर खड़ा होता है और ये सीन मुझे बहुत ही क्यूट और फनी लगता है। वो कहता है मिस्टर गियू, मिस्टर तोमियोका, हेलो, हाय, हल्ला हल्ला, लोरी लोरी। उसके बाद वो कहता है अच्छा मैं अंदर आ रहा हूँ। जिसपे गियू कहता है ओह मैंने गलत सुन लिया होगा, जरूर कह रहा होगा कि मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो अंदर चलाता है, जिसको देख के गियू का मुंह बन जाता है और उसका भी मुंह बन जाता है। फिर उसके बाद उसके सामने आके बैठ जाता है और बहुत करीब, जिसपे गियू बोलता भी है ये तो कुछ ज्यादा ही वाज बैठा हुआ है यार। फिर उसके बाद वो बताने लगता है कि कैसे हाशिरा सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो चाहता है कि वो भी ट्रेनिंग करे उसके साथ। तभी तांजिरो कहता है कि मुझे आपसे गुस्से की विफ यानी कि स्मेल आ रही है। जिसपे गियू कहता है कि मैं ऑब्वियसली तुमसे गुस्सा हूँ, तुमने किस लिए वाटर ब्रीदिंग को कंप्लीटली मास्टर नहीं किया, नेक्स्ट वाटर हाशिरा तुमको बनना चाहिए था। जिसपे तांजिरो कहता है कि नेक्स्ट वाटर हाशिरा बनने की मुझे जरूरत क्या है, अभी तो आप हो ही, और इसके अलावा खुद की ब्रीदिंग फॉर्म बनाना या फिर ब्रीदिंग चेंज करना कोई अननोन चीज तो नहीं है। और वो ये बोलते बोलते थोड़ा सा मुंह बनाने लगता है क्योंकि उसको भी तो थोड़ा सा शर्म आ ही रही होती है। फिर उसके बाद तोमियोका कहता है पर ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तांजिरो बोलता है कि गियू क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे। जिसपे गियू ऑब्वियसली कहता है घंटा नहीं, और वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। जाते जाते वो कहता है कि यहाँ से तुम चले जाओ। उसके बाद वो अपने कमरे में जाके सोने लगता है। तांजिरो उसके पीछे पड़ जाता है और उस कमरे के बाहर जाके वो फिर से दरवाजे खटखटाने लगता है। पर ऑब्वियसली गियू इस बार बाहर नहीं आने वाला था और कमरे में जाना तो कुछ ज्यादा ही बड़ा इंट्रूजन हो जाता, तो इसीलिए वो अपने राइस बॉल्स को ही छोड़ के चला जाता है और कहता है कि कोई भी बैड मूड में नहीं हो सकता पेट भर के खाने के बाद। और फिर वो वही दरवाजे के बगल सोने लगता है। जब गियू सो के उठता है और देखता है कि दरवाजे के बगल तांजिरो लेटा हुआ है तो फिर उसको रियलाइज होता है कि ये बंदा तो बहुत परसिस्टेंट है, पर फिर भी वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। फिर उसके बाद मस्त सीन चालू होते हैं। गियू पॉटी कर रहा है, तांजिरो बाहर है। गियू नहा रहा है, तांजिरो बाहर है। गियू कपड़े धुल रहा है, तांजिरो बाहर है। गियू कुछ भी कर रहा था, तांजिरो कंटिन्यूअसली बाहर बैठा हुआ था। और इसी कारण फाइनली गियू उससे बात करने को रेडी हो ही जाता है। वो सोचता है कि क्या पता मैं इससे बात कर लूँ तो वो चला जाएगा। वो दोनों एक ब्रिज को क्रॉस करते रहते हैं। उस ब्रिज पे खड़े खड़े बिना तांजिरो की तरफ मुंह भी किए गियू बोलता है कि मैंने कभी भी फाइनल सिलेक्शन नहीं पास किया था। जिस पे तांजिरो कहता है क्या फाइनल सिलेक्शन जिस माउंटेन पे होता है यानी कि माउंटेन सागिरी पे, वहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम था साबितो, और साबितो ने ही बाकी सारे डीमंस को मारा था। गियू हमको बताता है कि पहले ही दिन की बात है और उसके ऊपर एक डीमन ने एक अटैक कर दिया था और उस डीमन से उसको कोई और नहीं बल्कि साबितो बचाता है। और उसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है तो साबितो उसको एक दूसरे डीमन स्लेयर या फिर दूसरे कंटेंडर के केयर में छोड़ देता है और इसी कारण वो 7 दिन सर्वाइव कर जाता है। दोनों बचपन के दोस्त थे जिन्होंने पुराने वाटर हाशिरा यानी कि उरोडाकी के अंडर ट्रेन किया था, पर साबितो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने उस सिलेक्शन में किसी को भी नहीं मरने दिया था, और अगर कोई मरा था तो वो सिर्फ और सिर्फ वो था। जिसपे गियू कहता है इसका मतलब कि वो डिजर्विंग नहीं है वाटर हाशिरा के लिए। एक्चुअली में वो तो डिजर्विंग नहीं है कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी रहे। इसके बाद वो बहुत दुखी होने लगता है। ये सुनने के बाद तांजिरो भी थोड़ा सा हक्का बक्का हो जाता है। तांजिरो सोचता है कि वैसा क्या बोल दे जिससे उसका मन भर जाए, पर तांजिरो को भी ये फीलिंग पता होती है। उसको पता होती है ये फीलिंग जब आप चाहते हैं कि आप मर गए होते पर आपकी जगह कोई और मर जाता है, कोई और जो आपसे ज्यादा स्ट्रांग भी हो, कोई और आपसे ज्यादा जो काइंड भी हो। वो रेंगोकू के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि कैसे वो चाहता था कि रेंगोकू की जगह वो मरे, क्योंकि रेंगोकू के अंदर वो स्ट्रेंथ थी कि वो कभी आगे चल के मुजान को हरा सकता था। गियू ये भी कहता है कि साबितो होता तो शायद उसके पास ये डीमन स्लेयर मार्क आ भी जाता, पर क्योंकि मैं एक ट्रू हाशिरा नहीं हूँ तो मुझ पे ये मार्क आएगा भी नहीं, और तुम सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे साथ ये बातें करके। ये सब बात सुन रहा होता है तांजिरो। वो सोचता है कि ऐसा क्या बोल दे, तभी उसको याद आता है कि उसको इनोस्के ने क्या बोला था। इनोस्के ने उसको बोला था कि हाँ ये बात तो सच है कि रेंगोकू मर गया, पर अब तुम्हें आगे लेके बढ़ना पड़ेगा उन विशेष को जो कि रेंगोकू ने तुम्हारे लिए छोड़ दी है। और यही बात तांजिरो भी उसको बोल देता है। और उसके बाद एक बहुत तेज से हवा चलती है और वो हवा ऑलमोस्ट गियू को तमाचे की तरह पड़ती है। फिर गियू को याद आता है पास्ट। गियू को पास्ट में याद आता है कैसे एक बार साबितो ने उसको मारा था। तो बात ऐसी थी कि जो गियू की बड़ी बहन थी उसकी शादी के एक दिन पहले उसको एक डीमन ने मार दिया था, और अपने भाई यानी गियू को बचाने के चक्कर में उसने अपने आप को आगे फेंक दिया था।
और ग्यू चाहता था कि काश वो मर गया होता अपनी बहन की जगह, जिसपे साबितो उसको तमाचा मारा था और बोला था कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जो तुम्हें छोड़ के गए हैं तुम्हें उनकी विशेष को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि तुमको टाइम वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे मुझे एक डिटेलिंग बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे अगर आप साबितो की ड्रेस नोटिस करेंगे और यहाँ पे अगर आप ग्यू की ड्रेस नोटिस करेंगे और उन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो जो इस समय ग्यू का जो नया रूप है वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ग्यू आज भी साबितो की ड्रेसिंग सेंस को या फिर उसकी यादों को अपने साथ लेके चलता है और ये याद आने के बाद ग्यू को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में उसको ट्रेनिंग करनी चाहिए। तांजीरो भी सोच रहा होता है कि उसने कितनी खतरनाक ट्रेनिंग की होगी कि उसने फाइनल सिलेक्शन भी पास नहीं किया, फिर भी वो वाटर हाशिरा बन गया। फिर उसके बाद ये बात वो उसको बताने वाला होता है, यानी ग्यू बताने ही वाला होता है तांजीरो को कि मैं तैयार हूँ ट्रेनिंग के लिए। और उससे पहले ही तांजीरो की थोड़ी सी फट जाती है और वो चलो कोल्ड रामेन खाने का कंपटीशन करते हैं। वो दोनों कंपटीशन करने लगते हैं रामेन खाने का और खाते खाते ग्यू पूछता है कि शिनोबू क्या कर रही है, मैंने उसके बारे में कोई प्लान्स तो नहीं सुने। फिर हमको शिनोबू दिखाई जाती है जो कि विजिबली काफी ज्यादा गुस्सा होती है, उसके चेहरे पे निशान बन रहे होते हैं। वो कहती है कि केवल एक इमेच्योर आदमी अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ सकता है और मैं इमेच्योर नहीं हूँ। तभी वहाँ पे कनाव आ जाती है। कनाव कहती है कि मैं जा रही हूँ विड हाशिरा के पास ट्रेनिंग के लिए। फिर उसके बाद शिनोबू उसको अंदर बुलाती है। अंदर बुलाने के बाद वो कहती है कि कनाव क्या हुआ। फिर उसके बाद कनाव कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ट्रेनिंग कर ले स्टोन हाशिरा के बाद। जिस पे वो कहती है कि नहीं मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगी और वो कहती है कि मैं आज तुमको बताने ही वाली हूँ कि एक्चुअली में मेरी बड़ी बहन यानी कि कनाई की डेथ कैसे हुई थी और उसको किस डीमन ने मारा था और इस डीमन को कैसे मारना है। आता है ट्रेनिंग दिखाते हुए हमको दिखता है टेंगेन जो कि बांस का सोटा लेके बाकी लोगों को चट चट मार रहा होता है। वो मार रहा होता है उन बंदों को जो कि पहाड़ी को अच्छे से नहीं चढ़ पा रहा होता है। जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में पता चला था, टेंगेन बेसिक फिटनेस का मास्टर है। और इसी के बाद हमको दिखाया जाता है इंट्रो और इंट्रो के बाद हमको दिखाया जाता है एपिसोड का नाम जो कि है तांजीरो इज फुली रिकवर्ड एंड टेकिंग द हाशिरा ट्रेनिंग, जो कि बहुत ही सिंपल है और मुझे पूरा विश्वास है कि एपिसोड के नाम के जैसा ही एपिसोड भी होने वाला है। नाम आने के बाद हमको एपिसोड की शुरुआत दिखाई जाती है। उसमें फिर से उजुई सबके ऊपर सोटे बरसा रहा होता है और वो कहता है कि तुम लोग अगर इतने कमजोर हो तो बाकी हाशिरास की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कैसे करोगे। जो वहाँ पे बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये तो हेल है, कोई पहाड़ी से नीचे गिर रहा होता है तो कोई उजवी से सोटे खा रहा होता है, कोई खूब सारे भारी वेट के साथ स्क्वाट कर रहा होता है। उनको पता होता है कि अगर वो इस हेल से निकल भी जाएंगे यानी कि बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग कंप्लीट भी कर लेंगे तो भी एक दूसरा हेल, एक दूसरी ट्रेनिंग उन सबका वेट कर रही होगी। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है तांजीरो जो कि वहाँ पे आ जाता है और उसको देख के कोई और नहीं बल्कि अपना उजू भी बहुत खुश हो जाता है। पर तेंगिन की खुशी बहुत ज्यादा जस्टिफाइड भी होती है क्योंकि तांजीरो आते ही पूरी ट्रेनिंग को डोमिनेट करने लगता है। वो सबसे फास्ट होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये देखने के बाद वो मिलने जाता है टेंगिन की तीनों वाइफों से। उनको देख के वो भी बहुत खुश होता है और वो तीनों बंदियां भी बहुत खुश होती हैं। फिर उसके बाद टेंगिन कहता है जो खाना अपना छोड़ देगा उससे मैं एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवाऊंगा। ये सुनने के बाद सब लोग मस्त ट्रेनिंग भी करने लगते हैं और खूब खाना भी खाने लगते हैं। फिर हमको दो बंदे दिखाए जाते हैं जो बात कर रहे होते हैं और हमको पता चलता है कि जो भी नाइट पेट्रोल करेगा उसको मॉर्निंग की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो इसीलिए उसमें से एक बंदा बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी मॉर्निंग प्रैक्टिस ऑफ होती है। फिर हमें वही वाला बंदा दोबारा दिखाया जाता है जिसकी नाइट पेट्रोल वाली ड्यूटी लगी होती है। वो और एक और बंदा नाइट पेट्रोल कर रहे होते हैं। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो उसके ऊपर प्रैंक खेल देता है कि डीमंस आ गए हैं और उस दूसरे वाले बंदे की फट जाती है। पर उससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि वो तो प्रैंक ही था, या फिर फर्क पड़ता है। तभी एक एलईडी में एक टुन की आवाज आती है और जैसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज होता है मुझे पता चल जाता है कि डीमन आने वाला है और होता भी ऐसा ही है। हमको एक डार्क एलिवे में लेके जाया जाता है और वहाँ पे एक आँख खुलती है जिसके ऊपर लिखा होता है 4। वैसे मगर आपको याद दिला दूं कि 4 तो हान तेंगू का नंबर था। वो कैसे जिंदा बचा है या कोई और आ गया है ये तो हमको आगे चल के ही पता चलेगा। पर तभी हमको पता चलता है कि एक्चुअली में वो एक स्पाई डीमन था, छोटा सा डीमन जो उन बाकी लोगों को फॉलो कर रहा होता है। फिर से सुबह होती है और मॉर्निंग ट्रेनिंग्स फिर से शुरुआत होती है। तांजीरो फिर से सबको बीट कर रहा होता है, इस बार तो सबसे भारी बंदे को उठा के भी। सब लोग उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने अपर रैंक से कैसे लड़ाई की, वो कितने स्ट्रांग होते हैं। और तांजीरो फिर से अपना डम सा एक्सप्रेशन देने लगता है कि उन्होंने मुझे मारा वुश, मैंने फील किया धुश, यही सब वो बातें कर रहा होता है। और ये सब सुन के वहाँ पे लोग जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही अदर वर्ल्डली बंदा है, हमारे बस की तो बात ही नहीं है ये सब। वो दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं और तांजीरो बैकग्राउंड में राइस बॉल पे राइस बॉल ठूसे जा रहा होता है। फिर वहाँ पे तेंगिन आता है और वो दिन की लास्ट ट्रेनिंग देता है। लास्ट ट्रेनिंग में वो कहता है कि वो जो दूर पे बड़ी पहाड़ी है उसका एक चक्कर लगा के आओ, जिसको सुन के बाकी सारे लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पर तब तक वहाँ पे वो तीनों बंदी आ जाती है, तेंगिन की बंदियां। वो तांजीरो से बात करने लगती हैं और बोलती हैं कि तेंगिन देखने में कितना भी हार्ड लगे पर दिल से बहुत बड़ा सॉफ्टी है, सॉफ्टी। लास्ट बार ऐसा हुआ था कि जब उसने दौड़ने को कहा था तो वो तब तक बैठा हुआ था जब तक आखिरी मेंबर वापस नहीं आया था। जिस पे टेंगिन कहता है ऑब्वियसली मैं एक भी डीमन स्लेयर को हर्ट नहीं होने दूंगा, वो भी ऐसे स्लेयर जिसको मास्टर्स यानी कि उबेयाशी ने मुझे खुद इंटरेस्ट किया है। ये सुनने के बाद तांजीरो भी वहाँ से निकल लेता है दौड़ने के लिए कि सारे हाशिरा कितने ज्यादा काइंड है।
फिर फ्लैशबैक हमको दिखाया जाता है, वो होता है ग्यू और तांजिरो का, जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। वो दोनों साथ में बैठ के उड़ान खा रहे होते हैं। जैसा कि तांजिरो ने कहा था कि जो ज्यादा उड़ान खाएगा उसकी बात मानी जाएगी, और तांजिरो की बात ये थी कि ग्यू पार्टिसिपेट करे हाशिरा ट्रेनिंग में। तो ग्यू काइंडनेस में कहता है, एक्चुअली काइंडनेस ही है क्योंकि ग्यू और भी ज्यादा उड़ान खा सकता था, पर वो कहता है कि अगर तुम 2 और प्लेट खा लोगे तो मैं सिर्फ 1 ही प्लेट खाऊंगा। वैसे मैंने गिना, इससे पहले उन्होंने 9 प्लेट खाई थी, तो तांजिरो ने टोटल 11 प्लेट खाई और इस मॉन्स्टर ने 10 प्लेट खाई, और इसके बाद ही वो और खा सकता था। फिर हमको दिखाया जाता है एक सेक्सी सा सनसेट, और उस सेक्सी से सनसेट पे हमको दिखाया जाता है सानमी, जो कि वेट कर रहा होता है ओबेनाई का। उसने बुलाया होता है ओबेनाई को बात करने के लिए। एक्चुअली में सानमी को ये बात करनी थी कि उस कैसल में हुआ क्या था। वो कैसल जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे डीमंस देखे थे और वो अचानक से एक ही इंस्टेंट में सबके सब गायब हो गए थे। उस इंसिडेंट के बाद से सिटी के भी सारे डीमन गायब हो गए थे। तो सानमी और ओबेनाई दोनों को नहीं समझ में आ रहा था कि वो जगह क्या थी। दोनों का गेस यही था कि क्या पता वो उनका सीक्रेट हाइड आउट हो, जो कि सच भी है क्योंकि हमको पता है कि वो इन्फिनिटी कैसल है, जो कि उस बीवा वुमेन का ब्लड डीमन आर्ट है। फिर ओबेनाई बोलता है कि मैं दिन भर ट्रेनिंग में लगा रहता हूँ, इसलिए आजकल मैं बहुत काम हूँ, पर मुझे पता है कि ये काम स्टॉर्म के पहले का है, यानी कि तूफान के पहले की शांति। और जब भी मैं उस तूफान के बारे में सोचता हूँ मुझे कुछ न कुछ तो महसूस होता ही है। सानमी कहता है कि कुछ भी हो, चाहे तूफान आए चाहे जो भी आए, अब इन सबको तो मैं ही खत्म करूंगा। फिर वो अपने कंधे पे तलवार रख के वहाँ से जाने लगता है। तभी ओबेनाई कहता है कि जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, जिस पे सानमी कहता है कि मेरे पास भी एक एडवाइस है। फिर उसके बाद दोनों की एडवाइस एक्चुअली में सेम ही होती है। सानवी कहता है चलो लड़ाई करते हैं, ओबेनाई कहता है मैं भी यही सोच रहा था। ये सानवी कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही बाकुगो की तरह नहीं है, बट एनीवेज मूविंग ऑन। फिर हमको दिखाया जाता है कोई जो कि लेके आ रहा होता है खाने वाले बर्तन को, और वो कोई और नहीं बल्कि तांजिरो ही होता है, जो कि उन तीनों मेहरारुओं की मदद कर रहा होता है तेंगिन की। फिर उसके बाद इसके लिए वो उनको चाय भी देती है। चाय पीने के बाद तीनों मेहरारू और तांजिरो बात करने लगते हैं। मेहरारू बोलती है कि हम लोग बहुत थैंकफुल है तुमने जो भी किया था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में, तुम्हारे ही नहीं वो सुअर वाला लड़का और येलो बाल वाला लड़का और तुम्हारी बहन, अगर उसमें से कोई एक ना भी होता तो हम लोग सन नहीं देख पाते, यानी कि अपर रैंक 6 से हार जाते। तो इसीलिए वो तीनों बहुत ग्रेटफुल थी तांजिरो की, क्योंकि उसकी ही मदद से तेंगेन और बाकी तीनों मेहरारूएं जिंदा आ पाई थी अगले दिन के लिए। थैंक यू सुनने और चाय पीने के बाद हमको दिखाई जाती है ट्रेनिंग वापस, जो कि वापस चल रही होती है। एक्चुअली में आज लोग की लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कैंसिल हो गई होती है, और इसकी जगह तेंगेन ने ये बोला होता है कि आज मैं तुम लोगों से लड़ाई करूंगा, क्योंकि तुम लोग डीमन से रात में ही लड़ते हो, क्योंकि डीमन से रात में ही निकल सकते हैं, इसीलिए वो रात में सबसे लड़ाई करेगा और उसकी प्रेजेंस को सेंस करके तुम्हें तेंगेन से लड़ना है, तुम्हें यानी कि उन सबको। फिर वो कहता है कि तांजिरो को स्पेशली सबको प्रोटेक्ट करना है और मुझसे लड़ाई करनी है। फिर सब लोग पहाड़ में पहुंचते हैं और सबकी लड़ाई शुरू होती है। तेंगेन जो कि एक फॉर्मल निंजा था और हाशिरा था, वो ऑब्वियसली सबको छुप छुप के कट मार रहा होता है। तांजिरो ये देख के भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही फास्ट था कि तांजिरो उसकी स्मेल को ट्रैक कर सके। पर फिर भी थोड़े बहुत लोगों के गिरने के बाद तांजिरो उसको फाइनली देख ही लेता है। तब तक एक बंदा बोलने लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, हम लोग एक पुराने हाशिरा से नहीं लड़ सकते, और ये वही वाला बंदा है जो हमको नाइट पेट्रोल के टाइम पे दिखा था। एनीवेज ये सब होता है। फिर तांजिरो कहता है कि मेरे पीछे आओ सब लोग, बैक टू बैक मिलकर लड़ाई करो, और तांजिरो की स्पीड देख के बाकी सब लोग भी हाइप अप हो जाते हैं। एक्चुअली में तांजिरो कीप अप कर पा रहा होता है उज़वी से, पर फिर भी उज़वी का केवल एक हाथ होता है और तांजिरो के दोनों हाथ, और क्योंकि तांजिरो कीप अप कर पा रहा होता है तो इसी कारण सबका मोराल भी बूस्ट हो जाता है और सब मिलके उज़वी से लड़ने लगते हैं। फिर सुबह होती है और हमको दिखते हैं सब बंदे सब काफी मार खा चुके होते हैं, सब काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं, पर डिमोटिवेटेड होते हैं एक अच्छे वे में। जैसे कभी आपको पता चले कि आपकी लंका लग गई है तो आप ये सोचते हैं कि लंका लग ही गई है तो फिर अब कर ही लेता हूँ। ऐसा ही बाकी सब लोग भी सोच रहे होते हैं, पर उनको पूरा विश्वास होता है कि हाशिरा और तांजिरो मिलके हरा देंगे मुजान को और सारे अपर मून्स को। उसके बाद टेंगेन कहता है कि तांजिरो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हमारे पास तुम्हें कुछ और सिखाने के लिए है नहीं, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कुछ और है नहीं, और इसके बाद तुम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जा सकते हो। फिर वो सबसे थैंक यू बोलता है, अलविदा बोलता है और वहाँ से निकल लेता है। जाने के पहले वहाँ पे खड़े सारे बंदे बोलते हैं कि हमें तुम पे पूरा विश्वास है तांजिरो, तुम कर सकते हो, ये तालियां। फिर तांजिरो दौड़ते हुए पहुंचता है नेक्स्ट जगह पे, जहाँ पे हमको कोई और नहीं बल्कि दिखता है मोइचिरो तोकितो, यानी कि अपना मिस्ट हाशिरा। वो कुछ लोगों से स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग कर रहा होता है और डंडे मार रहा होता है, और वो कहता है कि अगर रियल कॉम्बैट होता तो तुम अभी तक 3 बार मर गए होते, और उसकी आंखों में अभी तक वो कोल्डनेस होती है। तब तक तांजिरो वहाँ पे पहुंच जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है तांजिरो बढ़ रहा होता है तोकितो के मेंशन की तरफ। वहाँ पहुँचते ही तांजिरो देखता है कि तोकितो लड़ाई कर रहा होता है या फिर स्पारिंग कर रहा होता है बाकी सारे डीमन स्लेयर्स के साथ। वो सबको बारी बारी बता रहा होता है कि कैसे तुम इस मूवमेंट में भी मर गए और तुम इस मूवमेंट में भी मर गए। कुल मिला के वो सबको स्ट्रांग रहने के लिए बहुत ज्यादा कह रहा होता है। वो कह रहा होता है कि कैसे डीमन से फाइट के टाइम में इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम 9 बार जीत गए, अगर तुम एक बार भी हार गए 10 में से तो तुम उसी मूवमेंट में मर जाओगे। वो सबको उसके मूवमेंट फॉलो करने को कह रहा होता है,
बेसिकली वो सबकी मदद कर रहा होता है, पर उसके वर्ड बहुत ज्यादा हार्श होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली तोकितो इससे ज्यादा सॉफ्ट हो ही नहीं सकता। तभी वो तांजिरो की तरफ मुड़ता है और उसको तांजिरो दिखता है। तांजिरो को देखते ही उसके मुंह पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तांजिरो को देखने के बाद वो सच में काफी खुश होता है। तभी हमको तोकितो का क्रो दिखाया जाता है, वही लंबी लंबी आईलैशेस वाली क्रो। वो सबको कह रही होती है कि तुम लोग मर जाओ, तुम लोग बहुत कमजोर हो, तुम लोग को डीमन खा जाए। वो हमेशा यही बकवास कर रही होती है और बाकी सारे डीमन स्लेयर्स का मजा ले रही होती है और ये बात तांजिरो भी नोटिस करता है। फिर सब लोगों को एक ब्रेक मिलता है और सब लोग खुद को क्लीन कर रहे होते हैं। तांजिरो को लेके तोकितो बढ़ जाता है एक हट की तरफ और उस हट के अंदर हमको कोई और नहीं बल्कि कानामोरी देखने को मिलता है। कानामोरी वही बंदा है जिसने तोकितो की शॉर्ट बनाई थी और तोकितो ने मास्टर उबयाशी से बोल के उसको अपने घर पे रखवा लिया था क्योंकि उसको अपनी शॉर्ट हमेशा रेडी चाहिए थी, एवर रेडी, ताकि वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रह सके। वो कहता है कि उबयाशी कितना काइंड है, कि वो कैसे हमेशा हम सबकी मदद करता है। काश उबयाशी ऐसे ही अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखता। अपनी शॉर्ट की शार्पनेस दिखाते हुए तोकितो एक प्लेन भी फेंकता है उस शॉर्ट की तरफ, जो कि ऐसे ही 2 टुकड़ों में कट जाती है, जो कि देख के तांजिरो भी काफी ज्यादा शॉक में हो जाता है कि क्या मस्त शॉट है भाई। मजे ही आ गए। एनीवेज हमको फिर से ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पे वंस अगेन वो बहुत ज्यादा सबके ऊपर हार्श हो रहा होता है। हमको उसके और एक और बंदे के बीच की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। तोकितो उसको कुछ थोड़ा सा बोल के उकसा देता है और वो बंदा उत्सुकता में तोकितो के ऊपर अटैक कर देता है और फिर तोकितो कहता है कि तुम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम तो एक मौत की तरह हो जो कि आग में बढ़ रही है। तुम इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए हो कि तुम देख के उसको जल जाओगे, यानी कि आग को छू के तुम जल जाओगे। वो फिर से अपनी बात रिपीट करता है और कहता है कि तुम्हें अपना हर एक मूवमेंट को होन करना होगा, नहीं तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। फिर वहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं वो कहते हैं तांजिरो से कि तुम प्लीज तोकितो से बोलो कि वो हम लोग के ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तांजिरो कहता है कि एक्चुअली में तोकितो तो पहले से ज्यादा ही सॉफ्ट है, इससे पहले तो वो कुछ ज्यादा ही कठिन हुआ करता था और इसके अलावा वो खुद के ऊपर तो हार्डेस्ट है। आप लोग देख सकते हैं हम सबके साथ ट्रेनिंग करता है, जबकि हम लोग को तो केवल शिफ्ट बाय शिफ्ट भी ट्रेनिंग करनी होती है। फिर शाम ढलने लगती है और जैसे जैसे शाम ढलने लगती है वैसे ही तोकितो चला जाता है अपने मेंशन के बाहर। तोकितो आगे बढ़ता रहता है, तभी हमको वो खूब सारी आई बॉल्स दिखती हैं। वो आई बॉल्स जो कि बीवा लेडी यानी कि अपर रैंक 4 की है। इसका मतलब कि नया अपर रैंक 4 बीवा लेडी है। इससे पहले अपर रैंक 4 हानतेंगु था, पर उसको किसी और नहीं बल्कि तांजिरो और कनोजरी ने मिलके मारा था। तो अब नया अपर रैंक 4 बीवा लेडी है और वो सबके ऊपर नजर रखी हुई है। वो तोकितो को भी देख रही होती है। तोकितो अपने मेंशन के बाहर निकल के दौड़ते दौड़ते पहुंचता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 2 बंदे लड़ाई कर रहे होते हैं। वो 2 बंदे कोई और नहीं बल्कि अपने सरपेंट हाशरा ओबनाई और विंड हाशरा सानमी होते हैं। वो दोनों इवनली मैच्ड होते हैं। एक्चुअली में बात ये थी कि दोनों लोग ट्रेनिंग कर तो रहे थे दिन भर, पर वो ट्रेनिंग उनके लिए इनफ नहीं होती थी और यही बात मोइचिरो की भी थी कि उसके लिए भी वो ट्रेनिंग इनफ नहीं होती थी, इसीलिए वो आया था इन लोग के साथ ट्रेनिंग करने। तो इसी में उसका स्वागत करते हुए दोनों ओबनाई और सानवी उसके ऊपर एक साथ अटैक करते हैं और कहते हैं कि तुम आज आए हो तो फिर लेके ही जाओ। तीनों के बीच में एक स्प्लेंडेड मार होती है, देखने में मजा ही आ जाता है। कभी मिस्ट ब्रीदिंग, कभी सरपेंट ब्रीदिंग, कभी वॉट, कभी एयर ब्रीदिंग। और दूसरी तरफ तोकितो का क्रो उसको चीयर लीडिंग भी कर रहा होता है, कह रहा होता है ये मार दो दोनों को, हरा दो दोनों को, तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तीनों हमको बात करते हुए दिखाई जाते हैं। तीनों कहते हैं कि आज की ट्रेनिंग करके मजा आ गया। सानवी कहता है कि मुझे तो आज ऐसा लग रहा था कि एक भी चीज मिस हो जाती तो फिर मुझे चोट ही लग जाती, जिसपे ओबनाई कहता है यही तो पॉइंट है ट्रेनिंग करने का। फिर वो लोग यही बात फिर से करते हैं कि कैसे वो दिन में बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, पर असली मजा तो उनको शाम की ट्रेनिंग में ही आता है। फिर वो लोग तोकितो से पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ आजकल क्या चल रहा है, जिसपे तोकितो बताता है कि उसके यहाँ तांजिरो आया हुआ है, जो कि सुन के सानवी तैयार हो जाता है क्योंकि सानवी उसकी कुटाई करने के लिए बैठा ही हुआ है। क्योंकि लास्ट टाइम जब तांजिरो को सानवी मिला था तो तांजिरो ने उसको हेडबट किया था। तोकितो कहता है कि जब तक वो ओबनाई के पास पहुंचेगा तब तक फुल्ली हील हो जाएगा। वो दोनों बिल्कुल तैयार ही है तांजिरो की कुटाई करने के लिए। एक्चुअली में ओबनाई भी तैयारी है क्योंकि तांजिरो का मित्सुरी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और हम सबको पता है कि ओबनाई मित्सुरी को पसंद करता ही है। फिर हमको अगला दिन दिखाया जाता है और ट्रेनिंग फिर से चालू हो जाती है। ऑब्वियसली तोकितो सबकी कुटाई ही कर रहा होता है। तोकितो को लग रहा होता है कि ये लोग ट्रेनिंग को सीरियस नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो कहता है कि अब हम लोग ट्रेनिंग रियल शॉट से करेंगे। हमारे सामने वही वाला बंदा होता है जो कि पिछली बार इमोशनल होके तोकितो के ऊपर चार्ज कर दिया था। जैसे ही वो रियल शॉट पाता है वैसे इसकी तोकितो की देख के फट जाती है और वो हार मान के नीचे गिर जाता है, जिसपे वो रोने लगता है और सॉरी वॉरी बोलने लगता है। तब तक तोकितो कहता है वेल एटलीस्ट तुमने इस बार मेरे ऊपर रेकलेसली तो अटैक नहीं किया, ये पिछली बार से तो प्रोग्रेस की है। फिर बाकी सारे लोग एक्नॉलेज करते हैं कि कैसे तोकितो रोज रात में ट्रेनिंग करने के बाद भी उन लोग के साथ ट्रेनिंग करता है। वो लोग चाहते हैं कि मुजान से होने वाली लड़ाई में वो भी मदद कर सकें, कि इसलिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद हमको दिखाई जाती है तोकितो और तांजिरो के बीच की एक छोटी सी बैटल या फिर छोटी सी स्पार, जिसमें फाइनली तांजिरो कीप अप कर पा रहा होता है। तोकितो उससे कहता है कि अपने मसल्स को बहुत फास्टली तुम रिलैक्स करो और ट्विच करो। वो ये सब बता रहा होता है कि कैसे उस हिप्स का
का मूवमेंट बहुत स्लो ही रखना है और तांजिरो वैसा कर भी पा रहा होता है। इसीलिए 5 दिन के अंदर तांजिरो को तोकितो कह देता है कि तुम जा सकते हो नेक्स्ट स्टेज पे, जिसपे बाकी सारे बंदे कहते हैं कि क्या हम भी जा सकते हैं, जिसपे वो कहता है कि नहीं, तुम लोग नल्ले बेरोजगार हो, तुम लोग मेरे साथ ही बैठे रहोगे, जिसपे बाकी सबका मुंह बन जाता है और वो कह रहे होते हैं कि क्या ट्रीटमेंट में डिफरेंस है। फिर तांजिरो सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो लोग एक एयरप्लेन का कंपटीशन करे। अगर तांजिरो का एयरप्लेन दूर जाता है तो फिर उसको बाकी सब लोगों के साथ ज्यादा जेंटल होना पड़ेगा। हमको पता चलता है कि तांजिरो कानामोरी के पास गया था और उसी ने बताया था कि तोकितो को प्लेन्स बनाना और उड़ाना बहुत पसंद है, तो ऑब्वियसली वो मान ही जाता है। तांजिरो की रिक्वेस्ट है, कैसे नहीं मानता। फिर वो लोग प्लेन उड़ाने का कंपटीशन करते हैं और तांजिरो को 10 में से एक बार जीतना होता है और फिर भी वो जीत नहीं पाता है। फिर उसके बाद बाकी सब लोग भी इस कंपटीशन में ज्वाइन कर लेते हैं और हमको यहाँ पे तोकितो की वो जेंटल वाली स्माइल भी दिखाई जाती है। एक्चुअली में ये एपिसोड मुझे सीजन 3 के एक एपिसोड की याद दिलाता है, जिस एपिसोड का नाम था मुइन मुइचिरो। वैसे अगर आपने सीजन 3 का रिव्यू नहीं देखा है तो आप हमारे ही चैनल पर जाके वो रिव्यू भी देख सकते हैं। तो उस एपिसोड मुइन मुइचिरो में हमको मोइचिरो की बैक स्टोरी दिखाई गई थी। हमको बताया गया था कि कैसे मोइचिरो में जो मो है उसका मतलब है इन्फिनिट, कैसे वो इन्फिनिटली काइंड है और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और यही काइंडनेस भरी स्माइल हमको इस बार दिखाई भी जाती है। फिर सारे के सारे डीमन स्लेयर्स एक बार लास्ट बार एक साथ प्लेन उड़ाते हैं और फिर उसके बाद सीन कट हो जाता है। सीन कट होने के बाद हमको दिखाया जाता है तांजिरो और मोइचिरो वो लोग बात कर रहे होते हैं नेज़ुको के बारे में। नेज़ुको के बारे में बात करते करते तांजिरो कहता है कि कैसे इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि मुजान पीछे पड़ा है नेज़ुको के, ताकि वो भी इमोर्टल हो सके या फिर एटलीस्ट सन में बाहर निकल सके। पर उसको इस समय नेज़ुको की कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा सेफ हैंड्स में है और वो सेफ हैंड कोई और नहीं बल्कि उरडाकी होता है, वही बंदा जो कि फॉर्मर वाटर हशरा था, जिसने ग्यू को ट्रेन किया है, जिसने तांजिरो को भी ट्रेन किया है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, बट एक्चुअली में खत्म नहीं होता है। इस एपिसोड में हमको एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है। उस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको दिखती है कनोजरी, यानी कि हमारी लव हशरा मित्सुरी। तांजिरो पहुंचा होता है मित्सुरी के पास और वहाँ पहुंचते ही उसको बीज दिखती है और हनी की स्मेल मिलती है। वो स्मेल सुनते ही तांजिरो कहता है कि तुम हनी उगा रही हो, इसका मतलब कि तुम्हें तो मजे आने वाले हैं। वो कहती है हाँ, अगर ब्रेड के ऊपर तुम हनी लगाओ उसको खाने में बहुत मजा आता है। फिर वो कहती है कि हम लोग पैनकेक्स बनाएंगे और वो कहती है कि हम लोग उस ऊपर बटर लगा के हनी बरसाएंगे, जो कि तांजिरो को दोनों ही नहीं पता होता है। उसको बहुत बेयरली पता होता है कि ब्लैक टी क्या है। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाई जाती है मित्सुरी। मित्सुरी के घर पे आया होता है तांजिरो और वो लोग करने वाले होते हैं एक शानदार जानदार ट्रेनिंग। पर उससे पहले मित्सुरी लेके जाती है तांजिरो को पैनकेक्स और बटर खिलाने के लिए। ये दोनों डिशेस क्या होती हैं ये तांजिरो को नहीं पता होता है, पर फिर भी क्योंकि मित्सुरी अपने हाथों से खिला रही होती है इसलिए वो खुश हो जाता है, मित्सुरी मुझे भी खिला दो ना। फिर उसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद हमको दिखाए जाते हैं बाकी सारे लोग। वो सभी लोग लड़कियों के बैले ड्रेस पहन के तैयार होते हैं और मित्सुरी बजा रही होती है गाना। सब लोग गाने के ऊपर इन सिंक डांस कर रहे होते हैं ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ पाए। मित्सुरी बारी बारी अपने पैर और सबके पैर फैला रही होती है और लास्ट में वो तांजिरो के भी पैर फैला देती है। बेसिकली वो सबकी फिटनेस ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करवा रही होती है। ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तांजिरो वहां से चला जाता है और वहां जाने के बाद वो पहुंचता है ओबनाई के पास। ओबनाई उसको देखता है और गुस्सा जाता है, गर्मा जाता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हें मित्सुरी की ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही मजा आई थी ना। फिर हमें पता चलता है कि मित्सुरी ने एक लेटर भेजा है ओबनाई के लिए। उसका लेटर पाते ही वो बहुत खुश हो जाता है। उस लेटर में लिखा होता है कि कैसे तांजिरो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है जब वो मिठाइयां खाता है। ये बात सुन के ओबनाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो उसको लेके जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्लेयर्स बंधे होते हैं बहुत सारे पोल से। बेसिकली यहाँ पे तांजिरो को एक्यूरेसी की ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है। उसको उस पोल्स के बीच में से ओबनाई को हिट करना होता है और ओबनाई और उसकी फाइट लगातार हो रही होती है। बाकी लोगों को अवॉइड करते हुए उसको अच्छे अटैक्स डेवलप करने होते हैं। पहले 2-3 दिन तो वो कुछ खास नहीं कर पाता है, बहुत मार भी खाता है और क्योंकि बहुत सारे स्लेयर्स जो वहाँ पे बंधे होते हैं वो रो रहे होते हैं कि प्लीज मुझे हिट मत करो, इसलिए उसकी फटती भी रहती है अपना फुल पावर रिलीज करने में। पर एंडलेसली रात भर ट्रेनिंग करने के बाद वो थोड़ा सा बेटर होने लगता है। वो लोग रात में शावर भी लेते थे और इतनी चोटों के बाद शावर लेने से उनकी चोट भी बहुत ज्यादा जलती थी, पर फिर भी वो कोशिश करते हैं और इवेंचुअली ओबनाई के सरपेंट जैसे मूव्स अवॉइड करते हुए तांजिरो उसके ऊपर एक हिट लैंड करने में कामयाब हो ही जाता है। वो हिट लैंड करने के बाद ओबनाई का जो केप होता है वो हल्का सा फट जाता है और इसी के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। फिर ओबनाई उसको वहां से जाने के लिए कहता है। वो कहता है यहाँ से चले जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ और अगर तुम मित्सुरी से बात करोगे तो तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। इसके बाद हमको दिखाया जाता है तांजिरो जो कि बढ़ रहा होता है सानमी शिनोजुगावा के मेंशन की तरफ। रास्ते में ही उसको मिल जाता है जेनित्सु जो कि दीवालों के ऊपर से क्रॉल करके आया होता है। तांजिरो को देखने के बाद वो कहता है कि मुझे तुम यहाँ से लेके जाओ, वो मेरी जान ले लेगा, वो बहुत बड़ा सा राक्षस है। तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पे सानमी आ जाता है। वो एक सिंपल सा चॉप मारता है और जेनित्सु बेहोश हो जाता है। तांजिरो उसको अपने कंधे पे लेके शिनोजुगावा के पीछे पीछे चलने लगता है। शिनोजुगावा कहता है कि मैंने तुमको एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसपे तांजिरो कहता है मैंने भी नहीं किया है क्योंकि तुमने नेज़ुको को तलवार जो मारी थी, जिसपे वापस गुस्सा आ जाता है।
फिर हमको बताया जाता है कि इसकी ट्रेनिंग बहुत ही सिंपल है। बेसिकली सब लोग एक सर्किल में इसको घेर के इसके ऊपर कंटिन्यूअसली रेनेटलेस स्ट्राइक करेंगे और ये सबको हिट बैक करेगा, बिल्कुल भी ब्रेक के बिना। इससे ज्यादा ब्रेक तो उनको ओबनाई भी दिया करता था। एक दिन ट्रेनिंग होने के बाद वो देखता है कि गेन्या और शिनेजुगावा यानी कि मिस्टर सानमी बात कर रहे होते हैं। हमको पता चलता है कि ये दोनों भाई हैं और गेन्या छोटा भाई है जो कि बात करना चाहता था सानमी से। सानमी उससे लगातार कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ दो। तांजिरो ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि दो भाइयों के बीच लड़ाई ऐसी तो नहीं होती है, क्योंकि अपने टाइम में उसने अपने भाई से प्यार भरी लड़ाई तो की ही होती है। फिर क्या, फिर वहां से सानमी जाने लगता है। तब तक गेन्या पीछे से बोलता है कि डीमन से लड़ने के लिए उसने बहुत सारे डीमंस खाए हैं, इससे उसके पावर मिलती है। इस बात पे सानमी गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ता है अपनी 2 उंगलियों को लेके, जो कि उसकी आंखों में हलाने वाला होता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, तांजिरो गेन्या को बचा लेता है और फिर उसके बाद वो लोग आ जाते हैं बाहर लड़ते हुए। फिर उन लोग के बीच में मारकाट चालू हो जाती है। एक मुक्का मारता है सानमी तांजिरो को, पर तांजिरो उसको ब्लॉक करते हुए एक लात मार देता है सानमी को। फिर वो जेनित्सु को कहता है कि गेन्या को यहाँ से लेके जाओ और फिर उसके बाद सब लोग सुबह तक लड़ाई करते हैं और इस लड़ाई के बाद तांजिरो को बैन कर दिया जाता है सानमी के आसपास जाने के लिए और इसी कारण उसकी ये वाली ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं जेनित्सु और तांजिरो आगे बढ़ जाते हैं अगली ट्रेनिंग के लिए। अगली ट्रेनिंग पे इनोस्के उनका ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। वहाँ पे वो वाटरफॉल के नीचे बुद्धा को नमन करो यही सब बातें बोल रहा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है गियोमी जो कि आग में बैठा होता है और वो कहता है कि अगर आप मन से चाहो तो आग भी ठंडी हो जाती है। बेसिकली उनकी अगली ट्रेनिंग का सेटअप कर दिया जाता है और उसकी शुरुआत में हमको दिखाया जाता है गियोमी द स्टोन आश्रा। वो हमको बताता है कि कैसे वो ट्रेन करने वाला है लोगों की लोअर बॉडी। अभी तक हमने देखा किसी ने फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कराई, किसी ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई, किसी ने स्वॉर्ड्समिथ की ट्रेनिंग कराई, तो किसी ने बेसिक फिटनेस की। तो अब लास्ट ट्रेनिंग होने वाली है। जैसे कि हमको पता है कि पावर का सोर्स लोअर बॉडी ही होती है, इसीलिए गियोमी लोअर बॉडी पे मेन फोकस करवाता है। वो चाहता है कि सबकी लोअर बॉडी स्ट्रांग हो ताकि उनके स्ट्राइक्स में मीड पावर सडन फोर्स आ सके। इसके लिए उसने ट्रेनिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखी थी। पहला पार्ट तो ये है कि उनको वाटरफॉल के नीचे खड़ा होना था जिसपे उन सब की भी कच्चियाँ गीली हो सके। दूसरा पार्ट ये है कि उनको लॉग्स उठाने थे यानी कि बेसिकली मॉडर्न डे स्क्वाट। और तीसरा पार्ट ये है कि उनको एक बहुत बड़ा सा बोल्डर पुश करना था 380 फीट यानी कि एक चोजो जो कि जेजेके पे मर चुका है। वो एक चौथा पार्ट भी रखने वाला था जिसपे वो सबको आग के ऊपर अंगीठी में बैठा के उनके पैर जलाने वाला था, पर क्योंकि वो डेंजरस हो जाता इसीलिए उसने वो वाला पार्ट कैंसिल कर दिया था। एनीवेज फिर इंट्रो आता है और इस एपिसोड का नाम आता है, इस एपिसोड का नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग डीमन स्लेयर। एनीवेज जैसे मैंने बताया उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग के पहले पड़ाव में उनको वाटरफॉल के नीचे जाना होता है, पर वाटरफॉल के नीचे जाने के लिए वाटरफॉल तक भी जाना होता है और वहां तक जाने के लिए उनको नदी क्रॉस करनी होती है। ठंडी के समय में ठंडे पानी वाली नदी, और जेनित्सु उस पर पैर डालते ही कांपने लगता है। वो इतना कांपने लगता है कि उसको अपने माँ बाप की याद आने लगती है। उसको कुछ गर्मा गर्म चाहिए था। वहाँ पे नेज़ुको तो थी नहीं, इसीलिए वो एक पत्थर से जाके चिपक जाता है। उस पत्थर से उसको बहुत गर्मी निकल रही होती है और वो कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा एक पत्थर इतना गर्म हो सकता है। पर फिर हमको दिखाया जाता है इनोस्के अपना मंत्र पढ़ते हुए नीचे वाटरफॉल के खड़ा होता है। वो इन सबसे बहुत बेटर है मेरी नज़रों में तो, क्योंकि वो इकलौता था जो कि यहाँ पे सबसे पहले पहुंचा था और वही सबसे बेटर कर भी रहा होता है। पर इससे पहले कि कुछ हो वो भी बेहोश हो जाता है मेरी उम्मीदों पे पानी फेरते हुए। वैसे इस एपिसोड में कुछ ज़्यादा ही पानी हो रहा है। फिर तांजिरो आता है और इनोस्के की छाती दबाने लगता है पानी निकालने के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है तांजिरो जो कि अटेम्प्ट करता है वाटरफॉल के नीचे जाने के लिए। उसके साथ में एक और बंदा होता है जो कि अपना मंत्र पढ़ रहा होता है नामोमिदा बुतुसु। वहाँ पे तांजिरो होता है जो कि अपना मंत्र पढ़ रहा होता है ननबुत्सु। कुल मिला के ये इसलिए होता है ताकि सबको पता चल सके कि कौन कॉन्शियस है कौन अनकॉन्शियस, जिससे कि अगर कोई अनकॉन्शियस हो तो कोई दूसरा जाके उसको हेल्प कर सके। और हर बार वो लोग थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में रहते और थोड़ी देर के लिए गर्म पत्थर से सटके रहते। फिर हमको वो दूसरा वाला बंदा बताता है कि वो 10 दिन से यहाँ पे है और फाइनली वो 2 घंटे के लिए वाटरफॉल के नीचे खड़ा हो पा रहा है, इसीलिए वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। तांजिरो बोलता है कि तुम तो कमाल के हो, पर वो बंदा सोच रहा होता है कि ये और वो बोर वाला बंदा यानी कि हमारा अपना प्यारा राज दुलारा इनोस्के तो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि वो दोनों जस्ट अभी आए हैं और वो अभी से इतना कमाल धमाल मचा रहे हैं। एनीवेज फिर तांजिरो सबके लिए मच्छियां पूछता है और अपनी वेस्ट बंगालन हेरिटेज दिखाता है। सब लोग मच्छियां खाते हैं, खुश होते हैं और उसके बाद जाने लगते हैं। यहाँ पे एक और बात नोटिसेबल ये थी कि इनोस्के मछली की हड्डियां भी खा जाता है। तब तक जेनित्सु बोलता है कि कोई चांस ही नहीं कि गियोमी वो पत्थर पुश कर सकता है, वो केवल कहानी बता रहा है। जब तक वो ये बोल ही रहा होता है तब तक पीछे से गियोमी आ जाता है जो कि अपना मंत्र पढ़ते हुए उसको धक्का दे रहा होता है और ये देखने के बाद उन सबका मन हिल ही जाता है। फिर क्या, फिर बारी बारी सब पानी में जाएं, बारी बारी में गिरे, छप छप छपाको ठप ठप ढपाको, ये सब होता ही रहे। तब तक पहला लेवल क्लियर कर लेता है तांजिरो। पहला लेवल क्लियर करने के बाद लॉग लिफ्ट आती है यानी कि बेसिक स्क्वाट, और काफी मेहनत के बाद तांजिरो ये भी कर ले जाता है।
एनीवेज इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जेनित्सु का तो पॉइंट यही है ना कि उसकी लेग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो थंडर ब्रीदिंग यूज़ कर पाता है, तभी तो थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म वो इतना अच्छे से यूज़ कर पाता है, क्योंकि उसकी लेग्स ही तो स्ट्रॉन्ग है। तो वो ये कैसे नहीं कर पा रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट एनीवेज क्या पता कोई यहाँ पे डिफरेंस हो पावर और स्ट्रेंथ के बीच में। फिर हमको दिखाए जाते हैं डीमंस, स्पेशली नाकिमे द अपर रैंक 4। वो बैठी होती है मूजान के साथ और सारे एरियाज को स्काउट कर रही होती है। उसने 60% डीमन स्लेयर्स को लोकेट भी कर लिया होता है। बेसिकली मूजान उसको हेल्प कर रहा होता है उबयाशी और नेज़ुको को खोजने के लिए। फिर जैसा मैंने बताया, क्योंकि तांजीरो ने वो तीनों लॉग उठा ली थी, इसीलिए वो तीसरे स्टेज पे पहुंच चुका होता है। वो इस बोल्डर को धक्का देने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपना पूरा हु या हैया करते हुए दम निकाल देता है। कई दिन भी बीत जाते हैं पर वो अभी भी पत्थर को धक्का नहीं दे पा रहा होता है। फिर हमको तांजीरो दिखाया जाता है बाकी लोगों से बात करते हुए। वो लोग कह रहे होते हैं कि वो लोग जा रहे हैं इस एरिया को छोड़ के। अब वो लोग सस्टेनमेंट सपोर्ट में करेंगे, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि वो लोग इस लेवल को क्रॉस कर सकते हैं। तो उनको काफ़ी बुरा लग रहा है। वो तांजीरो के ऊपर काउंट कर रहे होते हैं। तांजीरो कहता है कि वो भी उनके ऊपर काउंट कर रहा है, क्योंकि उनके बिना वो लोग भी नहीं लड़ पाएंगे बाकी सारे डीमंस से। इस बात से वो लोग खुश हो जाते हैं और जाने लगते हैं। तांजीरो अभी भी हैया हुया करते हुए उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा होता है, पर क्योंकि तांजीरो मेरी तरह है यानी कि दिल से कमजोर, इसलिए वो भी धक्का नहीं दे पा रहा होता है। फिर तांजीरो सबकी माँ बन जाता है। आई मीन नॉट इन लिटरल सेंस। वो सबको बना बना के खिला रहा होता है। आई मीन राइस बॉल्स, वो भी ट्रायंगल शेप में परफेक्ट, और खूब स्पेशल नमक भी डाल रहा होता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और कह रहे होते हैं तुम तो मम्मी जैसा खाना बनाते हो। फिर उसके बाद वो वही सारे राइस बॉल फ्राई भी करके लोगों को खिलाता है और वो भी खा के उन लोग को मजा आ जाता है। तांजीरो इस बात पे बहुत प्राउड होता है कि उसकी कुकिंग स्किल इतनी ज्यादा अच्छी होती है। वो प्राउडली बता रहा होता है कि कैसे वो एक चारकोल बेचने वाले का लड़का है और इसी कारण उसको हीट का एक सही अंदाजा है, इसी कारण वो अच्छे से खाना पका पा रहा है। उसको इस मूवमेंट में अपने घर की याद आ रही थी। आफ्टर ऑल डीमंस कॉर्प्स भी उसका परिवार ही जैसा है। एनीवेज तांजीरो हमको फिर से टर्निंग करते हुए दिखाया जाता है और वो नीचे गिरा पड़ा होता है। वो अभी भी बोल्डर को नहीं धक्का दे पा रहा होता है। फिर वहाँ पे गेन्या आ जाता है। गेन्या और वो बात करने लगते हैं। तांजीरो कहता है कि वो बहुत चिंतित था क्योंकि उसने सानवी वाले इंसिडेंट के बाद से गेन्या को नहीं देखा था। फिर गेन्या बताता है कि उसको काफी डांट भी पड़ी है गियोमी से, पर अब सब कुछ ठीक है। एनीवेज फिर तांजीरो बोलता है कि तुम बोल्डर धक्का दे पाए अभी तक। इस पे गेन्या कहता है हाँ, कि उसने बोल्डर को धक्का दे दिया है। फिर वो कहता है कि अगर तुम रेपिटेटिव मोशन यूज करोगे तो तुम भी बोल्डर को धक्का दे पाओगे। वो ये भी नोटिस करता है कि डीमन स्लेयर मार्क जो कि तांजीरो के सर के ऊपर है वो बहुत ही ज्यादा डार्क होता जा रहा है। जिस पे तांजीरो कहता है कि किसी और ने तो नहीं कहा। तो गेन्या कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि सब लोग तुम्हारे साथ रेगुलरली रहते हैं इसलिए उन्होंने नोटिस नहीं किया, पर क्योंकि मैं तुमसे काफी फ्रीक्वेंट टाइम्स के बाद मिलता हूँ इसलिए मैं इसको नोटिस कर पा रहा हूँ। एनीवेज फिर वहाँ से चला जाता है गेन्या और वहीं हमको कोने में गियोमी भी दिखाया जाता है जो कि इन दोनों की बात सुन रहा होता है। गेन्या के जाने के बाद बाकी सारे बंदे आ जाते हैं तांजीरो के पास ये कहने के लिए कि प्लीज खाना बना दो, क्योंकि तुमने जो खाना बनाया था उसके बाद मुझको अपनी माई की याद आ गई थी। वो सबके लिए फिर से खाना बनाता है और इस बार उसकी मदद करने के लिए आ जाता है गेन्या भी। गेन्या आने के बाद तांजीरो से डिस्कस करने लगता है कि कैसे उसके फोरहेड के ऊपर जो मार्क्स है वो ये शो करता है कि वो अपने इमोशन स्टेट को कंट्रोल कर पा रहा है या फिर नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। वो उससे कहता है कि ऐसे मूवमेंट्स को याद करो जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्या पता उस मूवमेंट में तुम्हारे डीमन स्लेयर मार्क बाहर निकल आए। एनीवेज सबको खाना खिलाने के बाद तांजीरो वापस पहुंच जाता है ट्रेनिंग करने के लिए अकेले ही। वो याद करने लगता है सब कुछ। वो रेपिटेटिव मोशन को याद करने लगता है। वो रेंगोकू के वर्ड को याद करने लगता है। रेंगोकू के आखिरी वर्ड थे सेट योर हार्ट अब्लेज, यानी कि अपने दिल के अंदर की आग जला दो। और वो ये सब करने के बाद पूरी ताकत से पुश करता है, पुश पुश पुश, और फाइनली उसके ऊपर का डीमन स्लेयर मार्क अपीयर हो ही जाता है। और वो सोचता है कि अब तो उसको वो मेंटेन करना ही होगा। ये देखने के लिए वहाँ पे जेनित्सु और इनुस्को भी पहुंच जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि तांजीरो फाइनली उस बोल्डर को पुश कर पा रहा होता है। वो रेपिटेटिव मोशन करते हुए 1 by 1 फुल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग नहीं, रेपिटेटिव मोशन करते हुए धक्का दे ही देता है उस बोल्डर को और वो बोल्डर फाइनली मूव करने लगता है। इनुस्की को यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि इनुस्के हार गया होता है तांजीरो से। उसको पूरी उम्मीद थी कि वो तांजीरो से पहले कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जेनित्सु कह रहा होता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो तांजीरो। इसके बाद वापस सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है कोई और नहीं बल्कि कीबुत्सुजी मूजान माइकल द जैक्सन। वो बैठ के कुर्सी के ऊपर स्टाइल मार रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये मैन उबयाशी प्लान क्या कर रहा है। उसने एक्चुअली में आज तक उबयाशी को देखा भी नहीं है। तो उसकी लास्ट लाइन ये होती है कि उबयाशी तुम एक्चुअली में दिखते कैसे हो। उस बोल्डर को वो धक्का दे रहा होता है उस ब्रीदिंग टेक्निक की मदद से, जहाँ पे वो एक बार ब्रीद लेता, धक्का देता, सांस लेता, यही सब करता रहता। उसको ये बोल्डर एक चो यानी कि 38 फीट्स को पुश करना था और वो फाइनली ये करने में कामयाब हो ही रहा होता है। दूसरी तरफ उसको देख के इनोस्के भी बहुत ज्यादा फायर अप हो जाता है और फाइनली वो भी बोल्डर को धक्का देने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेनित्सु उन दोनों को देख रहा होता है, दोनों को एडमायर कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि दोनों कितने कमाल के हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तभी उसकी जो स्पैरो है वो आती है जेनित्सु के पास। वो जेनित्सु का अटेंशन अपनी तरफ लेना चाह रही थी पर जेनित्सु उसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता है। फिर वो
फाइनली उसके पैर पे एक पैक मारती है और फाइनली जेनित्सु उसकी तरफ देखता है। उसके पास एक लेटर होता है, वो लेटर जेनित्सु देखता है पर उस लेटर में क्या लिखा होता है ये हमको नहीं बताया जाता है। उसके बाद आता है इस एपिसोड का इंट्रो और इंट्रो के बाद हमको एपिसोड का टाइटल रिवील किया जाता है। इस एपिसोड का टाइटल होता है स्टोन हाशिरा गियोमी हाजिमे। टाइटल रिवील के बाद हमको दिखाया जाता है तांजिरो जो कि फाइनली उस पत्थर को वंचो धक्का देने में कामयाब हो चुका होता है। पत्थर के नीचे वो पड़ा होता है, सांसें ले रहा होता है, वो सोच रहा होता है कैसे उसने मिस्टर गियोमी की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है, पर अब वो डिहाइड्रेट हो चुका है बहुत सारा पानी एक ही मोमेंट में लॉस करने के कारण। तो बेसिकली तांजिरो और सभी ट्रेनिंग करते टाइम पानी पी लेता था, पर क्योंकि ये ट्रेनिंग करते टाइम उसको बर्स्ट में बहुत सारी एनर्जी चाहिए थी, अगर वो बीच में क्विट कर देता तो फिर वो ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट कर पाता, इसीलिए उसने अपने सारा पसीना चुहा दिया और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कंप्लीटली डिहाइड्रेट होता है। उसको लगता है कि वो मरने वाला है। फिर वहाँ पे एक फनी सा सीन आता है जहाँ पे याद करता है जेनित्सु को, इनोस्के को और मिस्टर मुराता को और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, सॉरी। यही सब होता रहता है, तभी कोई आ जाता है जिसके ऊपर पानी बरसाने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि इस एपिसोड का हीरो यानी कि मिस्टर गियोमी होते हैं। गियोमी अभी भी नामू आमिदा बुत्सु बोल के उसके पास आया होता है, जिसका मतलब होता है कि मैं बुद्धा की शरण में एक रिफ्यूजी लेता हूँ। नामू मतलब कि आई टेक रिफ्यूज और आमिदा बुत्सु मतलब इन आमिदा बुत्सु यानी कि बुद्धा के शरण में। एनीवेज फिर गियोमी उसको कांग्रेचुलेट करता है बोल्डर की ड्रिल कंप्लीट करने के लिए और उसके बाद उसको पानी की बोतल पकड़ा देता है। फिर वो कहता है कि मैं तुमको एक्नॉलेज करता हूँ, तुमने बोल्डर की ड्रिल भी कंप्लीट की और तुमने स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में भी एक अच्छा डिसीजन लिया था। जिस पे तांजिरो कहने लगता है कि नहीं वो डिसीजन उसका नहीं था। फिर वो बताता है कि कैसे उसकी बहन नेज़ुको ने वो डिसीजन लेने में मदद किया था। कौन सा डिसीजन मैं बताता हूँ। जब लास्ट सीन में हान तेंगु विलेजेस को खाने वाला था उसी मोमेंट में सन भी आ गया था। अगर तांजिरो थोड़ी सी भी देरी और करता और हान तेंगु विलेजेस को खा लेता तो वो इतनी स्ट्रेंथ तो पा ही लेता कि वहाँ से निकल लेता, पर क्योंकि नेज़ुको ने उसको एक लात मार दी और वो दूर जाके गिरा, इसीलिए वो हान तेंगु को मारने में कामयाब हो पाया था, जिसके कारण वो विलेजेस बच पाए थे। इसी बात को लेके हाजिमे कहता है कि वो तुमको एक्नॉलेज कर रहा है, जिस पे तांजिरो कहता है कि मुझको एक्नॉलेज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी किया है वो नेज़ुको ने किया है। बट एनीवेज यहाँ पे पूरी की पूरी रिवर्स साइकोलॉजी हो जाती है क्योंकि तांजिरो खुद से पूरा क्रेडिट नहीं लेता है तो उसको गियोमी और ज्यादा क्रेडिट देने को तैयार हो जाता है। वो कहता है कि बच्चे बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में उनके अंदर कोई भी ख्याल नहीं होता है। फिर भी ये कितना प्यारा बच्चा है, यानी कि तांजिरो कितना अच्छा बच्चा है, वो दूसरों के बारे में सोच रहा है और खुद पूरा क्रेडिट नहीं ले रहा है और इसी कारण वो तांजिरो को एक्नॉलेज करने के लिए और भी ज्यादा रेडी हो जाता है, जिस पे तांजिरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर उसके बाद हमको एक फुल ऑन फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये फ्लैशबैक होता है हमारे अपने स्टोन हाशिरा का। बैक की शुरुआत होती है जिसमें कोई बोल रहा होता है कि काजुनोरी तुम लेट हो खाना खाने के लिए। इस पे काजुनोरी कहता है कि मुझे मुंह आई थी इसलिए मैं लेट हो गया। एनीवेज फिर हमको पता चलता है कि गियोमी काफी साल पहले काफी सारे अनाथ बच्चों के साथ उनकी पेरेंट की तरह एक मंदिर के अंदर रहा करता था और एक सर्टेन दिन में उसको बहुत सारी फ्री की फिशेस मिल गई थी या फिर बहुत सस्ते दाम पे फिशेस मिल गई थी, तो उसने बाकी सभी लोगों के लिए फिशेस बनाई थी और आज वो सब लोग बहुत ज्यादा थैंकफुल थे। वो सभी बच्चे आज की फीस्ट एंजॉय करने वाले थे, पर उसमें से एक बच्ची सायो होती है जो कि देखती है गियोमी की तरफ। गियोमी उसको देखने में बहुत ज्यादा वीक लगता है, इसीलिए वो अपनी फिश गियोमी को देने लगती है, पर गियोमी कहता है कि चिंता मत करो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं एडल्ट हूँ, मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी किया है, इसीलिए मेरे को कुछ नहीं होता है। तो वापस हमको यही समझाया जाता है कि कैसे उन सभी के बीच में बहुत सारा प्यार था और गियोमी को लगता भी है कि वो सारी उम्र भर ऐसे ही लोगों के साथ रहने वाला है। वहाँ पे टोटल 9 बच्चे थे और उसमें से एक बच्चा होता है जिसके पास काले बाल होते हैं और उसने ब्लू कलर का नेकलेस पहना होता है जो कि स्पेशली इंपॉर्टेंट है। एनीवेज मैं आपको याद दिला दूं कि यही बच्चा हमको एक बार सीजन 1 में भी दिखाया गया था। ये वो बच्चा है जिसने जेनित्सु के साथ ट्रेनिंग की है और उसका सीन यहाँ पे भी है मिस्टर गियोमी के साथ, यानी कि ये बच्चा बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है और इसका आगे चल के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो इस बच्चे पे आप भी बहुत स्पेशल ध्यान रखिएगा। फिर हमको बताया जाता है कि जिस बच्चे के बारे में मैं बात कर रहा था, एक सर्टेन रात को वो बच्चा वापस लौट नहीं पाया था टेम्पल के पास तक रात होने के बाद भी। बेसिकली होता यह है कि वो बच्चा खो जाता है और उसको रास्ते में एक मिल जाता है डीमन। वो डीमन उस बच्चे को खाने वाला होता है, तो वो कहता है कि मुझको मत खाओ, बल्कि वहाँ पे एक टेम्पल है और वहाँ पे 8 बच्चे और वहाँ पे मास्टर को जाके खा लो। और इसके लिए वो उस डीमन की हेल्प भी करने को तैयार हो जाता है। वहाँ पे गियोमी विस्टीरिया की अगरबत्तियां जलाता था जो कि डीमंस को बाहर रखने में मदद करती है। वो बच्चा बारी बारी जाके उन अगरबत्तियों को बुझा देता है। उसके बाद वो डीमन इजीली अंदर आ जाता है। वो डीमन अंदर आते ही 4 बच्चों को मार देता है और बचे हुए 4 बच्चे गियोमी के पीछे जाके छुप जाते हैं। वो गियोमी कहता है कि यहाँ से भागना मत, पर फिर भी 3 बच्चे तो वहाँ से भाग लेते हैं। गियोमी का पर्सपेक्टिव ये था कि उन बच्चों को लगा होगा कि इतने कमजोर आदमी के पीछे छुपने का क्या मतलब, तो वो 3 बच्चे जैसे ही भागते हैं उनका गला भी वो काट देता है। उसके पीछे केवल सायो छुपी होती है और सायो को बचाने के लिए गियोमी उस डीमन से लड़ पड़ता है। वो एक ही झटके में उसके दोनों हाथ काट देता है
पर उससे पहले उसके फोरहेड के ऊपर स्कार आ जाता है जो कि हमको अभी भी दिखता है। वो इस डीमन से सुबह तक लड़ता है, तब तक जब तक सनराइज नहीं हो जाता, और उसके बाद वो फाइनली मार देता है। बट वो एक्चुअली में इस फीलिंग से बहुत ज्यादा डिसगस्टेड हो रहा होता है क्योंकि उसको लड़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद था, और अपनी स्ट्रेंथ देखने के बाद वो भी बहुत ज्यादा टेरिफाइड था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। ये सब सायो पूरी रात भर उसके पीछे बैठ के देखती रहती है। इसी कारण वो 4 साल छोटी सी बच्ची ट्रॉमेटाइज हो जाती है, और अगली सुबह जब सब लोग आते हैं तो फिर वो बोलती है कि ये सब काम किसी और ने नहीं बल्कि गियोमी ने किया है, और गियोमी के पास कुछ होता भी नहीं है खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, क्योंकि आखिरकार जो डीमन वहाँ पे था वो तो सुबह होते ही ऐश में कन्वर्ट हो गया होता है, और वो बच्चा जिससे सबके बारे में बताया होता है वो भी वहाँ पे नहीं होता है। तो इसी कारण गियोमी को जेल भी हो जाती है, और अगर वहाँ पे मास्टर उबयाशी उसको छुड़ाने नहीं आए होते तो उसी दिन वो मर गया होता। गियोमी बस ये चाहता था कि साया उसको थैंक यू बोल दे, बट ऑब्वियसली वो ऐसा बोलती तो है नहीं। इसलिए गियोमी मानता है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसफुल होते हैं, बट फिर भी वो तांजिरो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है। ये बात सुन के तांजिरो भी रोने लगता है और गियोमी उसको प्यार से पेट करने लगता है। फिर हमको दिखाया जाता है तांजिरो, गेन्या और इनोस्के ये सभी लोग मिलके खाना खा रहे होते हैं। हाँ, तांजिरो की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई होती है तो फिर वो मिस्टर ग्यू के पास जाने वाला होता है। वहीं इनोस की भी ट्रेनिंग कंप्लीट होने ही वाली होती है। हमको गेन्या के बारे में कुछ खास तो बताया नहीं जाता है, बट हमको ये बताया जाता है क्योंकि वो ब्रीदिंग टेक्निक नहीं यूज कर पा रहा है इसलिए उसको बोल्डस मूव करने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही रही है। हमको ये भी पता चलता है कि उसको मिस कोचो से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है, बट एनीवेज वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे ग्यू के यहाँ तो मुझे तुम्हारे बड़े भाई के बारे में कुछ बात करनी है, और वो क्या बात करनी है वो भी हमको पता नहीं चलता। इस बीच हमको इनोस्के और उसके बीच में लड़ाई भी देखने को मिलती है, और तांजिरो जाके इनोस्के के ऊपर बैठ जाता है ताकि इनोस्के और कुछ बवाल ना कर सके। फिर जब तांजिरो वहाँ से जाने लगता है, जाते जाते वो लेके जाता है बची हुई फिशेस जेनित्सु के पास। जेनित्सु एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है और वो तांजिरो से बहुत प्यार से बात नहीं करता है। तांजिरो बेसिकली उससे कोई बात नहीं कर पाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो बस होप करता है कि जेनित्सु ठीक हो। फिर हमको जेनित्सु की तरफ कैमरा दिखाया जाता है और उसका सर ब्लीड कर रहा होता है। वो कहता है कि तांजिरो तुम सच में बहुत अच्छे हो, पर ये एक इकलौता काम है जो मुझे खुद से ही करना होगा। हमको ये भी बताया जाता है कि जेनित्सु अभी भी बोल्डर मूव नहीं कर पाया है। तांजिरो तभी एक वुडन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब कुल मिला के एक बैम्बू पाथवे की तरफ, और वो सोच रहा होता है कि क्या जेनित्सु ठीक है। फिर वो सोचता है क्या नेज़ुको ठीक है, नेज़ुको इतने दिनों से अकेली होगी। फिर वो एक जगह पहुंचता है जहाँ पे लिखा होता है 1000 years बैम्बू ग्रूव, और वहीं पे मिस्टर ग्यू ने उससे मिलने को कहा था, पर तभी उसको तलवार लड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं और हमको देखने को मिलता है सिनेजावा और ग्यू के बीच में एक शानदार जानदार मैच। ऑल्दो वो मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं तांजिरो के लिए, फिर भी वो उसको फॉलो कर पा रहा होता है। बट हमको इसी बीच ये लड़ाई दिखाई जाती है जो कि एक हद से भी ज्यादा कमाल की होती है। भाई क्या लड़ाई होती है। यही लड़ाइयाँ तो हमको बताती है कि डीमन स्लेयर किस लिए है, क्योंकि ये सब तो सीरियस बैटल्स भी नहीं है, लकड़ी की तलवारों से लड़ी जा रही हैं। फिर भी ये लड़ाइयाँ इतने अच्छे से, इतनी ब्रीफली प्रिसाइसली एनिमेटेड हैं। एनीवेज तो इस लड़ाई का रिजल्ट ये आता है कि दोनों की तलवारें टूट जाती हैं। एक बार शिनोजुकावा ये भी कह रहा होता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो ना, तो फिर तुम मुझे क्यों हरा नहीं पा रहे हो, जिस पे केवल तांजिरो ही समझ पा रहा होता है कि उसका क्या मतलब था। एनीवेज जब दोनों की तलवारें टूट जाती है तो शिनोजुकावा कहता है कि चलो अब मुक्को से लड़ाई करें, जिसमें तांजिरो बीच में आ जाता है। वो कहता है कि अगर आप रेड बीन मोची के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो फिर लड़ाई मत करिए, जिसपे वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसपे तांजिरो बताता है कि जब भी आप ट्रेनिंग करने आते थे तो आपके ऊपर से रेड बीन मोची और माचा टी की स्मेल आती थी, तो मुझे लगा कि वो आपका फेवरेट होगा और आप लोग इसलिए लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप लोग इसलिए लड़ाई कर रहे हैं तो फिर मैं आपके लिए और वो बना सकता हूँ। ये बात सुन के सानमी उसको एक बहुत कस के मुक्का मारता है और वहाँ से गुस्सा के और जल्दी चला भी जाता है। जब वो वहाँ से चला जाता है तब उसके बाद होश आता है तांजिरो को। उसके बगल में ग्यू बैठा होता है और ग्यू ने अपना केप उसको पिलो की तरह दे दिया होता है। बहुत ही प्यारा सा जेस्चर लगा मुझको। एनीवेज ग्यू भी ये बात सुनने के बाद कि उसकी फेवरेट रेड बीन मोची है, ये कहता है कि अब से मैं रेड बीन मोची हमेशा अपने साथ लेके चलूंगा ताकि मैं सानमी को खिला सकूं और उसका गुस्सा कंट्रोल कर सकूं। वैसे ये कितनी क्यूट और फनी सीन है। एनीवेज फिर वापस सानमी के ऊपर स्क्रीन कट होती है। हमको दिखाया जाता है सानमी जो कि कहीं जा रहा होता है, तभी उसके पास वो वाली आई बॉल आती है जिसपे लिखा होता है 4, और सानमी एक फिस्ट में उसको दबा के खत्म कर देता है और वो उसी मूवमेंट में डिसइंटीग्रेट होने लगती है। तभी सानमी को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में वो लोग को इन्फिल्ट्रेट कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे कोई और डीमन आ चुका है। फिर सीन कट होता है उबयाशी की तरफ और फिर हमको दिखाया जाता है मून वॉक करते हुए मुजान। और भाई ये सीक्वेंस कुछ ज्यादा ही फनी था क्योंकि ये सीक्वेंस शुरू होता है 25th मिनट पे और ये सीक्वेंस जाके खत्म होता है ऑलमोस्ट 38th मिनट पे, यानी कि हमको 5 मिनट की केवल और केवल मुजान की मून वॉक दिखाई गई है। मुजान को तो पूरी ऑरा दे दी गई है भाई, जहाँ वो चल रहा है उसके पीछे से भाप उड़ रही है। एनीवेज वो पहुंचने के बाद उबयाशी की तरफ देखता है। उबयाशी बोलता है कि मुझे तुमसे हेलो कहना चाहिए किबुत्सुजी मुजान। वैसे जब भी इसका नाम पूरा लिया जाता है ऐसे किबुत्सुजी मुजान तो मुझे तो घूसबम्प आ ही जाते हैं।
हैं और मूजान जैसा कि वो रूड बंदा है वो रूडनेस में बोलता है, मतलब हेलो भी नहीं बोलता है और वो कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा बदसूरत हो बे। इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में कुछ बहुत ज्यादा की टेकअवेज थे जो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप आगे आने वाले एपिसोड्स में उसको कनेक्ट कर पाए। सबसे पहले तो वो था कि ज़ेनित्सु के पास लेटर क्या आया था। सेकेंडली वो वाला बच्चा जिसने ग्योमी और बाकी सारे बच्चों की जगह बताई थी, वो बच्चा इस स्टोरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बच्चा हमको एकदम स्टार्टिंग में ज़ेनित्सु के साथ भी दिखा था और अभी ज़ेनित्सु के पास एक लेटर भी आया है, तो आप डॉट खुद से कनेक्ट करना शुरू कर ही सकते हैं। और तीसरा जो बात हुई है पूरी की पूरी जो एपिसोड है वो सिर्फ और सिर्फ मूजान की बाकी लोगों की बेइज्जती है। मूजान बार बार सबको स्लैंग लैंग्वेज में बाकी लोगों को गरिया रहा है, बाकी सब लोग सुन रहे हैं और प्यार से उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एटलीस्ट उबयाशी तो ये कर ही रहा है। एनीवेज, जैसे मैंने आपको बताया कि मूजान उबयाशी को देखते ही बोलता है कि तुम तो बहुत बदसूरत दिखते हो। वहीं दूसरी तरफ उबयाशी की अमाने से पूछता है कि मूजान कैसे लगता है। वो बहुत ही सच बोलते हुए कहती है कि आदमी मिड टू लेट 20s का लगता है, कि प्यूपिल प्लम्प कलर की है यानी कि रेड कलर की है और इसकी आंखें कैट की तरह है। बेसिकली वो मूजान को कुछ ज्यादा हैंडसम कह रही थी, जो कि आई एग्री मूजान बहुत ज्यादा हैंडसम है भी। उधर मूजान अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है कि जिस आदमी को वो इस टाइप से खोज रहा था यानी कि उबयाशी की, वो इतना नल्ला बेरोजगार और चोटिल दिखता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी उबयाशी की भी उठ के बैठ ही जाता है। जहाँ पे वो जमीन पे पड़ा हुआ था वहीं पे उसकी पट्टियां भी खुलने लगती हैं ताकि वो मूजान को अपनी आंखों से देख सके। फिर मुझे लगा कि पूछने का सेंस क्या हुआ अमाने से, क्योंकि अंत में तुमने खुद तो देखा ही था। फिर हमको उबयाशी की एक बात बताता है। वो बात ये होती है कि डॉक्टर्स के हिसाब से उबयाशी की डेथ 6 महीने पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर वो कैसे जिंदा था ये बात तो सबको सरप्राइज कर रही थी, डॉक्टर्स, अमाने और उबयाशी को भी। पर अगर कोई चीज को जिंदा रखी हुई थी तो फिर वो केवल प्योर हेट्रेड था जो कि उसके अंदर था मूजान के लिए। फिर उबयाशी की हमको एक और कहानी बताता है। उबयाशी की बताता है कि तुम्हें पता तो नहीं होगा मिस्टर मूजान, पर एक्चुअली में हम दोनों सेम ही ब्लड लाइन से आते हैं। ऑल्दो क्योंकि तुम्हारा जन्म 1000 साल पहले हुआ था इसीलिए हम दोनों अब क्लोजली रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम सेम ही ब्लड लाइन से आते हैं। वो बताता है कि क्योंकि उनकी ब्लड लाइन ने मूजान जैसे एक डीमन को जन्म दिया था इसीलिए उनकी ब्लड लाइन पे कर्ज है कि उनके सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर होंगे और बहुत जल्दी मर जाएंगे। ये बात उनको एक प्रीस्ट ने बताई थी। ये बात जानने के बाद उनके जीवन का, उनकी फैमिली का केवल एक मकसद रह गया है कि वो मूजान को और उसके टेरर को खत्म करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने अपनी जनरेशन अपॉन जनरेशन लगा दी है और ताकि उनके बच्चे थोड़ा सा तो लंबा जी सकें इसीलिए उन्होंने प्रीस्ट की फैमिली में शादी करना चालू कर दिया ताकि उनके पास बुद्धा की ब्लेसिंग, गॉड की ब्लेसिंग बनी रहे। इन सब के बावजूद भी उनकी फैमिली का कोई भी आदमी आज तक 30 तक नहीं पहुंचा है, जिसपे मूजान कहता है कि ये कला तुम्हारी खत्म हो गई, इन सब बातों में कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिर उस पर वो कहने लगता है कि कोई भगवान नहीं है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा था उसने आज तक कोई भी डिवाइन इंटरवेंशन फेस नहीं किया है, हजारों इंसानों को मारने के बाद भी। उसके बाद उबयाशी पूछता है मूजान से कि तुम्हारा सपना क्या है। इससे पहले कि मूजान जवाब दे पाए वो वहाँ पे खड़े हुए दोनों बच्चों को देखने लगता है। वो दोनों बच्चे होते हैं अमाने और उबयाशी की। वो मूजान कहता है कि यहाँ पे आने के बाद भी उसको हेट्रेड बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये वो जगह है जिसको उसने बहुत सालों से खोजा है और उसने सोचा था कि इनको पाते ही इनकी कच्चा गीली कर देगा, इनको चॉप चॉप कर देगा, और फिर भी उसको गुस्सा नहीं आ रही है बल्कि उसको एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग महसूस हो रही होती है। वो नोटिस कर रहा होता है कि कैसे पूरे मेंशन में वो केवल 4 लोग होते हैं, कोई गार्ड कुछ भी नहीं होता है। एनीवेज, तब तक उबयाशी ही उसकी बात का जवाब दे देता है और वो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे जीवन का एक ही गोल है, तुम्हारा एक ही सपना है और वो है इटर्निटी, इसीलिए तुम नेज़ुको को चाहते हो। क्योंकि वो ऑब्वियसली जानता ही। मूजान कहता है कि जिस दिन वो नेज़ुको को पा जाएगा उस दिन उसका ड्रीम सच हो जाएगा, क्योंकि नेज़ुको को पाने के बाद वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा और सन में चलने के काबिल हो पाएगा और इसी तरीके से वो एटर्नल बन जाएगा। उसके बाद हमको उबयाशी जी ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि एटर्नल ये नहीं होता, एटर्नल होती है फीलिंग। उसके बाद उसका सबसे बड़ा एग्जांपल देते हुए कहता है कि कैसे हजारों सालों से हमारी ये जो फीलिंग है तुम्हारे खिलाफ वो आज तक जिंदा है, हमारे सारे डीमन स्लेयर्स में जिंदा है, हमारे सारे बच्चों यानी कि हाशरास और बाकी सारे डीमन स्लेयर्स में जिंदा है। वो फीलिंग जिंदा इसलिए है क्योंकि फीलिंग्स ही एटर्नल होती हैं। फिर वो कहता है कि द फीलिंग्स ऑफ पीपल व्हिच यू कॉल रिडिकुलस आर इमोर्टल, यानी कि इंसानों के इमोशन जो तुमको बकवास लगते हैं असली में केवल वही इमोर्टल है। उसके बाद उबयाशी कहता है कि तुमने एक टाइगर की पूंछ के ऊपर पैर रख दिया है, तुमने एक सोए हुए ड्रैगन को जगा दिया है, उसके गुस्से को जगा दिया है, तुमने ऐसी चीजों को जगा दिया है जिनको डॉर्मेंट रहना चाहिए था, यानी कि सारे हाशरास को। फिर हमको बारी बारी सारे हाशरास का पैनल दिखाया जाता है और उसके एंड में हमको दिखाए जाते हैं नेज़ुको और तांजिरो। उसके बाद उबयाशी कहता है कि तुम कभी भी लोगों के, इंसानों के इमोशंस को नहीं समझ पाओगे। फिर वो फाइनल लाइन बोल देता है जिससे मूजान का सर फट जाता है। वो ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये इमोर्टैलिटी क्यों चाहते हो, क्योंकि जब डीमंस मर जाते हैं तो उनकी सारी की सारी मेमोरीज, उनके सारे के सारे थॉट्स यानी कि उनकी सोल भी पेरिश हो जाती है, यानी कि डीमंस का इटर्नल केवल और केवल इस प्लेनेट पे है, इसलिए मूजान अमर होना चाहता है। ये बात सुन के मूजान की जी फट जाती है। उसके बाद वो गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखों की नसें चढ़ जाती हैं। फिर वो उसको मारने के लिए तैयार हो ही गया होता है। फिर उबयाशी कहता है कि अगर इजाजत दो तो फिर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक आखिरी बात, जिससे मूजान फिर से चुप हो जाता है। और मूजान भाई कितना अंडरस्टैंडिंग है, इसकी कितनी बातें सुन रहा
रहा है। एनीवेज वो आखिरी बात में ये बोलता है कि मेरी डेथ से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे यानी कि ये जो हाशिराज है, इनको मेरी कोई बहुत खास जरूरत नहीं है। ये बस मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि ये लोग मेरी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये इनके काम में ही आएगी, क्योंकि मेरी डेथ के बाद इनको एक इमेंस मोरल बूस्ट मिलेगा ताकि ये तुमसे लड़ सकें और तुमको हरा सकें। ये बोलने के बाद हमको दिखाया जाता है मुजान रेडी फॉर अटैक। फिर हमें बहुत सारे क्रोस की तरफ सीन कट करके दिखाया जाता है, जो कि सारे हाशिराज की तरफ चिल्लाते हुए बढ़ रहे होते हैं कि उबयाशी की मेंशन के ऊपर एक अटैक हो गया है। सारे हाशिराज बारी बारी दौड़ते हुए जा रहे होते हैं, तो मास्टर चिल्ला रहे होते हैं और सबकी आंखों में आंसू होता है। वो पहुंचना चाहते थे उबयाशी के पास इससे पहले कि कुछ भी बुरा हो सके। फिर उसके बाद हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। उस फ्लैशबैक सीन में सारे हाशिराज बैठ के बात कर रहे होते हैं। वो सब कह रहे होते हैं कि मास्टर को एटलीस्ट तो हाशिराज को अपने प्रोटेक्शन में रखना ही चाहिए। इस पे गियोमी कहता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। उसे जब डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन किया था तब वो 19 साल का था, पर आज इस चीज को 8 साल बीत चुके हैं। पर फिर भी उबयाशी की कोई भी और गार्ड अपने पास नहीं रखता है। उनका ये कहना है कि हाशिराज बहुत ज्यादा प्रीशियस है इस चीज के लिए कि वो उनको अपने पर्सनल गार्ड बना के रखे। यानी कि उबयाशी का ट्रू सेल्फलेस बिहेवियर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सच में बंदा ऑनेस्टली कमाल का तो है। एनीवेज फिर उबयाशी कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि तुम मुझसे इतना लंबा सुनोगे। फिर होता है कमाल। फिर हमको दिखाया जाता है कि धरती फट गई, आसमान निकल गया, नीचे से अंगारे बरसने लगे। सच में भाई, सच में, यानी कि एक बहुत बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और भाई इस सीन का तो क्या एनिमेशन है। वो जब आग नीचे फुट ऑन मैट से निकलती है बाहर, और बाहर जब वो आइस इवेपोरेट हो रही होती है, हर एक सीन में बहुत ही कमाल का इवेपोरेशन लगा। हर एक एक्सप्लोजन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुजान का चेहरा कैसे दिखाया जाता है और कैसे हमको दिखाई जाती है अमाने, जो कि क्लोज बढ़ रही होती है उबयाशी की तरफ, जैसे वो एक लास्ट हादसा करना चाहती हो। पर इससे पहले कि कुछ बहुत कुछ कर पाए, एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और सारी तरफ बहुत ज्यादा डस्ट उड़ जाती है। ये चीज सब लोग नोटिस भी करते हैं। ऑब्वियसली नोटिस कैसे नहीं करते, एक्सप्लोजन ही इतना बड़ा था। फिर हमको बारी बारी सबके कट सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। पर अब उनके पास एक और मौका था, वो अब दौड़ पड़ते हैं फिर से गुस्से के साथ मुजान की तरफ। फिर हमको मुजान भी दिखाया जाता है कटा फटा चिथड़ा हुआ। कहता है भाई ये क्या हरामी आदमी था, इसने खुद की जान ले ली, अपने बेटे बच्चों की जान ले ली, केवल और केवल मुझे फंसाने के लिए। कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने उबयाशी को एक नॉर्मल इंसान समझा था, पर ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान निकला। मैंने उम्मीद तो की थी कि ये किसी टाइप का ट्रैप तो लेके ही आएगा, पर इतना खतरनाक ट्रैप। यही नहीं, उस एक्सप्लोजन में उसने बहुत सारे काल ट्रोप भी यूज किए थे, जो कि मुजान के रीजनरेशन को बहुत ज्यादा स्लो कर रहे थे। तभी मुजान को समझ में आता है कि अगर यहाँ पे उसका रीजनरेशन स्लो किया जा रहा है, इसका मतलब उसी तरफ कोई और बढ़ रहा है। और वो सोचता है क्या वो हाशिरा है। फिर वो सोचता है कि यार नहीं, हाशिरा से तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी उसको बहुत सारे शीड ऑफ फ्लेश घेर लेते हैं। शीड ऑफ फ्लेश यानी कि एक ब्लड डीमन आर्ट है। ये ब्लड डीमन आर्ट एक ऐसे डीमन का है जिसको मुजान ने ही ये ब्लड डीमन आर्ट दिया था आसाकुसा में मारने के बाद। और ये ब्लड डीमन आर्ट लेके कोई और नहीं बल्कि आ जाती है लेडी तामेओ। लेडी तामेओ के हाथ में एक मेडिसिन थी, उस मेडिसिन से डीमंस वापस इंसानों में बदल सकते हैं। और वो वही मेडिसिन लेके मुजान के पास आ गई थी। उसको पता था कि उसका हाथ निकालने के लिए मुजान उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगेगा, और उसी एब्जॉर्प्शन ने उसने वो वाली मेडिसिन भी एब्जॉर्ब कर ली थी। लेडी तामिया पूछती है कि कैसा लग रहा है ये मेडिसिन लेके, क्या ये असर पड़ रही है? जिसपे मुजान कहता है कि मुझको तुम चूंटियां मत बनाओ, ऐसा कोई मेडिसिन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इस पे तामिया ऑब्वियसली कहती है कि ऑब्वियसली ऐसी मेडिसिन एग्जिस्ट करती है और इसीलिए वो तुम्हारे पेट के अंदर है। फिर मुजान कहता है कि मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, जिससे तुम्हारे पति को मारा, जिससे तुम्हारे बच्चों को मारा, वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे। और जहाँ तक मुझे याद है, तुमने बहुत इंजॉय भी किया था उसको, तुमने उन्हीं को नहीं बाकी बहुत सारे लोगों को मारा। क्योंकि तामियो आगे चल के एक्सेप्ट भी करती है। वो कहती है कि हाँ उसने मारा है बहुत सारे लोगों को, और वो किसी को मारना नहीं चाहती थी। वो तो बहुत डेस्परेट हो गई थी, वो बस अपनी बीमारी ठीक करना चाहती थी, और उसके बदले मुजान ने उसको ये डीमन बना के छोड़ा। वो चिल्ला के कहती है कि हाजिमे यानी कि गियोमी यानी कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट अपना स्टोन हाशिरा, अब तुम्हारी बारी। और वो तुरंत एक फ्लिक में मुजान का सर उड़ा देता है। और भाई इस फ्लिक का एनिमेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमको वापस एक और बार फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब गियोमी पहली बार मिला होता है उबयाशी से। वो बताता है कि जब गियोमी मिला था उबयाशी से तो उससे 4 साल छोटा था, मतलब 4 साल तो अभी भी छोटा है, पर उस समय वो 18 साल का था और उबयाशी 14 साल का था। पर उसकी डिमीनर, उसके हाव भाव से उसको लगता ही नहीं कि वो इतना ज्यादा छोटा है। उसके पास हमेशा एग्जैक्टली वो वर्ड्स होते थे जो हर कोई सुनना चाहता था, और पहली बार ही उससे बात करने के बाद वो रोने लगा था। फिर हमको वाला मोमेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे उबयाशी और हाजिमे ने ये सब कुछ मिलकर प्लान किया होता है। उबयाशी कहता है कि बाकी बच्चे यानी कि बाकी हाशिरास कभी भी तैयार नहीं होंगे उसको बीट की तरह बनाने के लिए, तो इसीलिए ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हाजिमे के ऊपर आती है। भाई ये बंदा भी कितना कुछ झेल रहा है। पहले इसको किसी ने मर्डरर बोल दिया और अब उसके बाद इसके मास्टर इसको कह रहे हैं कि तुम मुझको बेट बना दो, मतलब सारी की सारी इमोशनल वैल्यू, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर। पर ऑब्वियसली बीइंग अ स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा उसको ये जिम्मेदारी उठानी ही पड़ी। आगे उबयाशी ये भी बताता है कि उसको पूरा विश्वास है कि 5 दिन के अंदर किबुत्सुजी मुजान वहाँ पे आएगा। इस पे हाजिमे पूछता है कि ये कैसा हो सकता है, आपको कुछ पता है, कोई रीजन है? इस पे वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, बस हमारी इंट्यूशन
इंट्यूशन है। फिर हमको हाजिमे ये भी बताता है कि डिस्टिंक्टिंग वॉइस के अलावा, यानी कि जो ऐसी आवाज जो उसको बाकी सब लोगों से अलग बनाती है, ओबायाशी की फैमिली के लोगों के पास एक बहुत ही कमाल की इंट्यूशन भी होती है, यानी कि वो अब थोड़ा सा फ्यूचर गेस कर सकते हैं, जिसको आप फोरसाइट भी कह सकते हैं। उसी के कारण उन्होंने उतना ज्यादा वेल्थ और इन्फ्लुएंस इकट्ठा किया था। ये अपने मास्टर की विश मानता है और अंडरस्टूड करता है। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है मूजान, जो कि वापस पूरा कंप्लीटली हील हो चुका होता है। ओबायाशी ने बताया होता है कि मूजान को हराने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उसको सूरज उगने तक वहाँ पे रोक के रखा जाए। यानी कि बेसिकली बात यह है कि अगर हाजिमे को मूजान को हराना है तो उसको वहाँ पे ही मूजान को पकड़ के सुबह तक रखे रहना होगा। इसीलिए उन लोगों ने ये डिटेल प्लान बनाया था। पहले एक बार के लिए ओबायाशी की वीक करेगा मूजान को, ताकि लेडी तामियो उसको पकड़ के रख सके एक जगह पे, और फिर हाजिमे को कंटिन्यूअसली अटैक करते रहना है ताकि वो लोग सुबह तक वेट कर पाएं, और सन के निकलते ही वहाँ पे मूजान की मौत हो जाएगी। प्लानिंग तो बहुत डिटेल थी और वो भूल जाता है कि उनके सामने बंदा जो है वो है मूजान। वो तभी यूज करता है ब्लैक ब्लड ब्रैम्बल्स और फिर उसके बाद अटैक करने लगता है हाजिमे के ऊपर, पर हाजिमे इजीली उन सबको भी तोड़ ही देता है। फिर वहाँ पे बारी बारी सारे हाशरा आने लगते हैं। हाजिमे बताता है कि ये जो सामने बंदा खड़ा है वो मूजान है। सब उसको बारी बारी एड्रेस करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। ग्यू तो ये तक चिल्ला देता है कि दैट बास्टर्ड, इसको तो मैं मार डालूंगा। सब लोग अपने अपने ब्रीदिंग फॉर्म यूज करने लगते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि कैसे सब लोग अपनी रिस्पेक्टिव ब्रीदिंग का नाम लेते, जैसे कि वाटर ब्रीदिंग, सर्पेंट ब्रीदिंग, फ्लावर ब्रीदिंग। वहीं दूसरी तरफ तांजिरो कहता है हिनोकामी कागुरा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली में सन ब्रीदिंग है। एनीवेज तभी हम लोग देखते हैं कि सबके नीचे से खिड़कियां खुलने लगती हैं और सब लोग उन खिड़कियों में गिरने लगते हैं। वो खिड़कियां सब हाशिरास के नीचे खुलती हैं, वो खिड़कियां खुलती हैं तांजिरो के भी नीचे, वो खिड़कियां खुलती है इनोस्की के नीचे, बाकी सारे और डीमन स्लेयर्स के नीचे और जेनित्सु के भी नीचे। उस खिड़की खुलने के बाद हम लोग आ जाते हैं बीवा लेडी के इन्फिनिटी कैसल में। तो हमको जो बीवा लेडी इस सीजन के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, वही वाली लेडी का ये कैसल है और उसी के अंदर सारे के सारे डीमन स्लेयर आ गए होते हैं। हमको बारी बारी सबका सीन दिखाया जाता है और हमको एक बहुत ही कोल्ड सा पैनल भी दिखाया जाता है जेनित्सु का, जहाँ पे वो पहली बार जगह होता है लड़ाई करने के लिए और उसकी आंखें बिल्कुल स्टिल होती है, बिल्कुल इमोशनल लेस होती हैं। सब लोग बारी बारी लैंड करते हैं। फिर मूजान कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम लोगों ने मुझको कॉर्नर कर दिया है, अब तुम सब लोग जहन्नुम में जा सकते हो। जिसपे तांजिरो चिल्ला के कहता है कि जहन्नुम में तुम जाओगे, जिसपे वापस मूजान कहता है कि अगर कोशिश कर पाओ तो कर लेना। फिर वो लेडी तामिया को अपने पेट में फंसा के ऊपर जाने लगता है और दूसरी तरफ बाकी सारे डीमन स्लेयर्स नीचे गिरे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं।